हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 10 और आप मेरे साथ डील कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम करते हैं हर चैप्टर का क्विक रिवीजन और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, दैट इज एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर स्टूडेंट्स जो है उनके लिए, कहां से, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स, अदर फेमस राइटर्स की बुक्स, अदर सब्जेक्ट वाइज बुक्स, और यही नहीं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, हर चीज के लिए जो सिलेबस है वो कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है। और यही नहीं, यहां पर कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया क्वालिटी कंटेंट विद द बेस्ट टीचर्स, राइट। तो इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में होगा, हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में क्या क्या फंक्शन होगा, इंटेलिजेंस कैसे आएगा, इंटेलेक्ट कैसे आएगा, याद कैसे रहेगा, भूलेंगे क्यों, सारी बातें हम करेंगे इस चैप्टर में जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो मेरे साथ तैयार हो जाओ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्विक रिवीजन के लिए, राइट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ, कई बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता जरूर है क्योंकि कुछ नए टर्म्स आते हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें ना समझ में आए, सिर्फ कुछ शब्द, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनसे हम है डरते, और हम उस डर को भगा देंगे और करेंगे फटाफट से इस चैप्टर को याद, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो ये जो हमारी बॉडी का कंट्रोल है कि हमें सीधे खड़े रहना है, हमें पार्टी में जाना है तो डांस करना है, हमें एग्जाम हॉल में जाना है तो आंसर जल्दी जल्दी लिखना है, और हमें याद रखना है, ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है ये बॉडी में कहां से आया, किसकी मदद से आया, कौन लेकर आया, तो वो है हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाने वाला सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सबसे समझदार सिस्टम, ठीक है। जो भी हम आज काम कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो और इसको खुद लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें आपके ब्रेन को किसने बताई? इसी नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं जिन्होंने ये सारी बातें ब्रेन को बताई। क्लियर? और ये आगे मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट क्लियर कर देती हूं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। कि कई लोगों को आपने अक्सर सुना होगा, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा हेडेक हो रहा है, मेरे खोपड़े में दर्द हो रहा है, ऐसी बातें कहते हुए सुना है। हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, जो आपका हेडेक होता है वो एक्चुअली में आपके हेड की जो मसल्स हैं, अदर वेसल्स हैं, उनमें हो रहा है, ब्रेन में नहीं हो रहा। अगर ब्रेन में हुआ होता तो इसे हेडेक ना बोल के ब्रेन एक बोला गया होता। क्लियर? मजा आया? ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम इस चैप्टर में जानेंगे अपने ही बारे में जो हमें आज तक नहीं पता थी, राइट। सो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो क्या स्टार्ट करते हैं, क्या चीज हमारे दिमाग में आती है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैडम हमने नर्वस सिस्टम सुना हुआ है, नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो एक्चुअली में सिस्टम क्यों कहलाता है, नर्वस सिस्टम को सिस्टम क्यों बोला गया? क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। अपन किसी भी चीज को सिस्टम तभी बोलते हैं जब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और ये बहुत सारी चीजें क्या है? एक तो है हमारा ब्रेन, और उसके बाद है हमारी नर्व्स, और वो नर्व्स भी अलग अलग हैं, और इन दोनों को बीच में जो कनेक्शन बना के रखता है वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? ओके। सो ये तीन चीजें हैं जिन पर हमें करना है फोकस, जिनके बारे में हमें समझना है, और ब्रेन के पार्ट्स, ब्रेन के फंक्शंस इस चैप्टर में हम ये सब करने वाले हैं। अब नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको क्या बताया, यहां पर ये सबसे बढ़िया, सबसे स्मार्ट तीन चीजें हैं आपकी बॉडी की, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अलग अलग टाइप की नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। इट इज द सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज दैट रिसीव द स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग अ नेटवर्क। अगर मैं तुम्हें यहीं से स्टार्ट करके बताती तो तुम कुछ नहीं समझ पाते। एक्चुअली में होता क्या है, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कंडक्ट करने वाले टिश्यूज हैं। कंडक्ट कौन करता है? कंडक्टर नहीं, कंडक्ट करने वाले जो टिश्यूज होते हैं, मतलब ऐसे कुछ टिश्यू, मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल। कंडक्ट करना यानी ले जाने वाले, तो ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे बन गए, इकट्ठे हो गए टिश्यू बना के, जो कुछ लेके जा रहे हैं। अब ये क्या लेकर जा रहे हैं? ये लेके जाएंगे मैसेजेस।
मैसेजेस मतलब जो बाहर से हमारी बॉडी को फील हुआ, ये वो खबर ले जाकर बताएंगे ब्रेन को, और फिर ब्रेन अपना फीडबैक देगा कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहां से चले जाओ, इससे गुस्सा हो जाओ, उसको डांट दो। ये सारी बातें आपको ब्रेन ने बता दी। तो ये किया किसने? इट रिसीव्स द स्टिमुलस। अब बच्चे ये पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं लेकिन स्टिमुलस नहीं समझ पाते। स्टिमुलस मतलब क्या है? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कोई भी चेंज, कुछ भी अलग अगर हमें महसूस हुआ कुछ भी अलग, तो वो होता है स्टिमुलस। जैसे किसी ने गुदगुदी करी तो अलग फील होता है, किसी ने मारा तो अलग फील होता है, किसी ने डांटा तो अलग फील होता है, अच्छा देखोगे, जोक सुनोगे तो अलग फील होगा, राइट? बोलने पर कुछ अलग फील होता है। तो ये हम जो बोल पाए, खा पाए, सुन पाए, देख पाए, महसूस कर पाए, ये सब स्टिमुलस है। किस फॉर्म में है, कैसे गया, सब बताऊंगी। लेकिन स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हमको फील हुआ तो वो कहला गया स्टिमुलस। क्लियर? अब ये कंडक्टिंग टिश्यू थे, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यू बनाए, ये लेकर जा रहे हैं किसको? ये लेकर जा रहे हैं स्टिमुलस को, मतलब कोई चेंज जो इनने फील किया, और ले जा करके देंगे ब्रेन को। फिर ब्रेन बोलेगा अच्छा अब तुम जाओ और वहां जाकर ऐसा करना, तो वो मैसेज वापस भी आएगा। तो मैसेज लाना, ले जाना, कैसे जाएगा, ये सब कुछ आता है नर्वस सिस्टम में। इट कंप्राइज ऑफ, देखो मैंने बताया न्यूरॉन। न्यूरॉन हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है सेल चैप्टर में कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन, सबसे बड़ा सेल होता है न्यूरॉन। वही न्यूरॉन नर्व्स एंड नर्वस ऑर्गन्स, नर्व्स भी हैं, नर्वस ऑर्गन्स भी हैं, एंड कंट्रोल्स, लिंक्स एंड कोऑर्डिनेट। यही कंट्रोल करता है, यही लिंक बनाता है, और यही फिर कोऑर्डिनेट करता है। इसका क्या मतलब है कि आप अगर सोचो, अगर एग्जाम लिख रहे हो तो भाई हाथ तो लिख रहे हैं लेकिन पैर क्या कर रहे हैं? वो स्टिल हैं, क्योंकि अभी उनका कोई काम नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन है। क्लियर? वहां पर जाके डांस के स्टेप्स तो आप नहीं करने लगोगे, राइट? तो ये हमारी बॉडी को किसने बताया? यही कोऑर्डिनेशन कहां से आता है? यही कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम से आता है। किसी भी चीज को अगर मुझे उठाना है, अगर सपोज करो ये पेन गिर जाए, मुझे इसको उठाना है, तो मुझे झुकना भी पड़ेगा, मुझे हाथ भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, मुझे देखना भी पड़ेगा, तब जाकर मैं उठा पाऊंगी। अगर मैं देखूं नहीं और फिर उठाऊं तो उठा पाऊंगी क्या? तो कोऑर्डिनेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अगर मैं झुकूं नहीं तो उठा सकती हूं क्या? ऐसे ही खड़े खड़े नहीं उठा सकती, वो भी कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं नर्वस सिस्टम में, वो होती हैं कोऑर्डिनेशन, दैट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो कोऑर्डिनेट करती हैं। जैसे कि मैं झुकी तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड ने भी कोऑर्डिनेट किया मेरे हाथों के साथ, और फिर मेरी आंखों के साथ, और फिर मेरे फिंगर्स ने उठाया पेन। ये कोऑर्डिनेशन जो है, यही कोऑर्डिनेशन आया नर्वस सिस्टम में। क्लियर? अब ये जो वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम होता है, इसमें होते हैं 2 पार्ट। इस नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक मेन सेंट्रल पार्ट और दूसरा आसपास का यानी पेरिफेरल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आसपास का कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंटर का ब्रेन और उसकी चोटी वो है स्पाइनल कॉर्ड, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? अब इसके बाद इसके आसपास की जितनी चीजें हैं वो सब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आसपास की चीजें मतलब, अब देखो ब्रेन तो यहीं पर है, एक जगह पे स्टिल है, राइट? और ये जो ब्रेन है ये एक जगह पे स्टिल है, और फिर उसकी चोटी है जो है स्पाइनल कॉर्ड। और फिर इससे कौन मैसेज ले लेके जा रहा है? तो इससे जो मैसेज ले लेके जा रही हैं वही आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। कौन लेके जा रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग क्रेनियल, स्पाइनल एंड विसरल नर्व। क्रेनियल मतलब दिमाग की, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड की, और विसरल मतलब जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, लिवर हो गया, इन सब से जुड़ी हुई नर्व्स। ठीक है? तो क्रेनियल नर्व यानी दिमाग से जुड़ी हुई, ब्रेन से जुड़ी हुई नर्व, स्पाइनल नर्व यानी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई नर्व, और विसरल नर्व यानी हमारे बॉडी के विसरल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स से जुड़ी हुई नर्व। ये सारी बातें समझ में आई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं नर्वस सिस्टम के। भाई हमने ये समझ लिया कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या हमें पढ़ना है, हमने उस चीज को देख लिया। अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम होते हैं नर्वस सिस्टम के। तो भाई सारे काम ही नर्वस सिस्टम के हैं। कौन से सारे काम नर्वस सिस्टम के हैं? जैसे हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, गर्म चीज को छू लिया तो वापस से हाथ हटा लेते हैं कि छुए रहते हो, हाँ गर्म लग रहा है, अभी थोड़ा जल जाए फिर हटाऊंगा, ऐसा तो नहीं करते हो ना। तो गर्म चीज
को छूते ही हटा लेते हो। तो भाई ये चीज जो है ये भी यहीं से आई। फोन बजते ही उठा लेते हो, ऐसा थोड़ी बजने दो कोई बात नहीं, बजने तो मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन जाकर के उठाते हो। ये मैसेज ब्रेन को किसने दिया कि वो साउंड आएगा तो जाके फोन उठाना है? वो भी सारे काम याद रखना, म्यूजिक सुनना, लर्न करना, लिखना, बोलना, देखना, सारी चीजें भाई ये नर्वस सिस्टम ही करने वाला है। तो ऐसी कोई चीज नहीं, अगर आपसे पूछ लिया गया नर्वस सिस्टम के फंक्शन बता दो तो बता ही सकते हो। वहां उस समय जो कर रहे हो वो भी आपके नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। वहां जो लिख रहे हो, जो मेमोराइज कर रहे हो, याद करके लिख रहे हो, वो सब कुछ तो नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो इसमें कहां से मेरे मार्क्स कट सकते हैं? मैं तो वही काम कर रहा हूं, राइट? इट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्शन। अच्छा, दूसरी चीजें ये होती है भाई हमारा हार्ट बीट कर रहा है। हमने लाइफ प्रोसेसेस में बहुत बढ़िया हार्ट के बारे में सब कुछ पढ़ा। तो जब हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो क्या आपने उसे बीट कराया? क्या मैंने उसे बीट कराया? नहीं कराया, वो अपने आप ही बीट कर रहा है ना, वो उसका खुद का एक्शन है। तो ये जो उसका खुद का एक्शन है ना, ये चीजें भी ब्रेन से कंट्रोल होती है। किडनी से जाके किसने बोला कि आपको करना है फिल्ट्रेशन, चलो चलो तुम्हारे फिल्ट्रेशन का टाइम हो गया? ऐसा किसी ने नहीं किया। वो भी फंक्शन कहां से कंट्रोल हो रहा है? ब्रेन से। वॉमिटिंग आई, कभी अगर वॉमिटिंग आ जाए तो वॉमिटिंग को कौन बोलता है? चलो तुम्हारा समय हो गया है, चलो जाओ वॉमिटिंग करो। तो वो भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। किसने बोला कि हाँ मैं इंपॉर्टेंट चीज सुन रहा हूं तो लिख लेता हूं? नर्वस सिस्टम ने बोला। किसने बोला यार मुझे ये चीज याद रखनी है कि ये हेडेक नहीं होता है, हेडेक जो है वो ब्रेन में नहीं हो रहा है, ब्रेन एक, ये सब चीजें याद रखने को किसने बोला? नर्वस सिस्टम ने बोला। तो सारी बातें बताई किसने? नर्वस सिस्टम ने। तो सारे फंक्शंस उसी के, याद रहेगा। सो इट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्शंस एंड इट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट वॉलंटरी एक्शन। जो आप नहीं कर सकते वो भी ये कंट्रोल कर रहा है, जो एक्शंस आपके कंट्रोल में वो भी ये कंट्रोल कर रहा है। इट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू सेंस ऑर्गन, और हमें ये आसपास की दुनिया के बारे में भी बताता है हमारे सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन 5 टाइप के होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी उसी की बात करेंगे, इसीलिए मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगी। तो सेंस ऑर्गन जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो भी कौन देखता है, उसको कौन डील करता है? उसको डील करता है नर्वस सिस्टम। इट इनेबल्स अस टू थिंक, रीजन एंड रिमेंबर, ये हमको सोचने की क्षमता देता है। इट हेल्प्स अस टू रीजन, और सोचने के बाद बताता है यार ये ऐसा क्यों हुआ होगा, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, मैम ने ऐसा बोला था, मतलब कि ये होता होगा। ये जो तुम रीजनिंग कर रहे हो ये भी कहां से आई? ये भी नर्वस सिस्टम से आई। रिमेंबर करना, याद रखना कि मुझे रितिका मैडम को बताना है कमेंट्स में कि मुझे पढ़ के अच्छा लगा मैडम, मुझे समझ में आया। ये सारी चीजें रिमेंबर करने की कौन बताएगा? नर्वस सिस्टम बताएगा। इट कंट्रोल्स ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन इन आवर बॉडी, thus protecting it from harm। और ये रिफ्लेक्स एक्शन को भी जो है वो कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो हमें नुकसान हो सकता था। अगर गर्म चीज को छू लेते और छुए रहते, हाँ ठीक है छुआ रह रहे, जल जाता ना, नुकसान हो जाता ना, तो वो किसने कंट्रोल किया? वो भी नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल किया। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? इजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, रिसेप्टर की बात करते हैं आगे बढ़ के। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। रिसेप्टर यानी कोई ऐसा कोई सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है जो क्या करेगा? रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा? मैसेज रिसीव करेगा। मैसेज रिसीव करने वाला वो इनबॉक्स, मेल बॉक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, वो वाला नहीं, ये बॉडी का है रिसेप्टर। और बॉडी का रिसेप्टर बड़ा स्पेशलाइज्ड होता है। ऑब्वियसली जब बॉडी में इतने काम कर रहा है तो भाई स्पेशलिस्ट तो होगा, तो ये स्पेशलाइज्ड है टू डिटेक्ट पर्टिकुलर स्टिमुलस। वापस से ये एनवायरनमेंट का कोई चेंज है जिसको सेंस कर रहा है और सेंस करके बताएगा, एंड टू इनिशिएट ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स वाया सेंसरी नर्व। और ये जैसे ही फील करेगा हाँ कुछ है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कोई मार रहा है, कोई प्रिक कर रहा है, चुभो रहा है। अब सुई लगती है तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना, गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता ना किसी को भी। हाँ कोई ऐसे खुश होकर नहीं जाता चलो आओ चलो लगा देते हैं, आज सुई लगवा लेते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। ये सब सेंस जो डेवलप किया, ये किसने किया? रिसेप्टर ने डेवलप किया। इट इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल। देखो एक अकेला भी हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं। और जब हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ डील कर रहे हैं, यानी हम अपनी ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ डील कर रहे हैं, मतलब सारी चीजें कैसी होंगी? ग्रुप ऑफ सेल में मोस्ट ऑफ द टाइम specialized to detect a particular stimulus and to initiate the transmission of impulse via sensory nerve। sensory nerve sense करने वाली nerve is sensory nerve। तो ये हुआ हमारा रिसेप्टर। अब 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स बताए थे, 5 टाइप के होते हैं
हैं रिसेप्टर्स। समझे? कोरिलेशन हुआ, लिंक मिला पाए। तो ये जो 5 रिसेप्टर हैं सेंस ऑर्गन के ही हैं, क्योंकि सेंस तो वही करेगा स्टिमुलस को बाहर के एनवायरनमेंट में से चेंज कौन बताएगा? यही बताएगा, ये रिसेप्टर जो सेंस ऑर्गन के पास है, थ्रू विच एनिमल्स रिसीव स्टिमुलस, जिससे स्टिमुलस पता चलता है। और दीज रिसेप्टर्स आर, कौन कौन से रिसेप्टर? पहला रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर, मतलब आंखों में जो प्रेजेंट है। और मैं यहां पर ये चीज आपको बता देती हूँ, आई डोंट नो कभी आपने ये सुना है या पढ़ा है या नहीं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जैसे रोशनी में आप देख सकते हो, आप अंधेरे में भी देख सकते हो? पता है? नहीं पता? हाँ बिल्कुल, जैसे आप लाइट जला के देख सकते हो ना, आपकी आंखों के पास ये क्षमता होती है, ये पावर होती है दैट दे कैन सी व्हेन द लाइट इज क्लोज्ड, व्हेन एवरीथिंग इज डार्क। जब सब अंधेरा है तब भी आपकी जो आईज हैं वो देख सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में 2 तरीके के सेल होते हैं, एक होता है कोन सेल, एक होता है रॉड सेल। कोन और रॉड। कोन सेल जो है वो हमको दिखाता है, देखने में मदद करता है, तो रॉड सेल भी हमें देखने में मदद करता है। और अभी हमें कोन सेल्स, कौन से सेल्स दिखा रहे हैं ये मैंने आपसे पूछा नहीं है, आपको बताया है। लाइट जब जल रही हो उस समय हमें देखने में कौन मदद करता है? आंखों में प्रेजेंट कोन सेल्स। और जब लाइट बंद हो तो भी हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, चल सकते हैं, वो कौन दिखा रहा है? वो दिखा रहा है रॉड सेल्स। ठीक है, तो आंखों के पास लाइट को सेंस करने के लिए जो रिसेप्टर है वो है फोटो रिसेप्टर। उसके बाद आता है फोनो रिसेप्टर, जो फोन करते हैं। तो फोनो रिसेप्टर मतलब कान में लगाना पड़ता है फोन, तो याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोनो रिसेप्टर मतलब ईयर वाला रिसेप्टर, जो साउंड को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा कि किसी ने गुस्से से बोला है, कि प्यार से बोला है, कि मजाक में बोला है, कि टॉन्ट मारा है। ये सारी बातें जो है ना, ये यही काम कर रहा है। ये फोनो रिसेप्टर की सारी गलतियां हैं जो इधर उधर चुगली करवा रहा है ये। ठीक है, तो ये याद रहेगा। उसके बाद गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी जो होता है वो टेस्ट के लिए होता है, तो हमारी टंग में प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ टंग में नहीं, पैलेट में भी थोड़े से रिसेप्टर्स होते हैं जो कुछ कुछ टेस्ट को कर सकते हैं सेंस। क्लियर? पैलेट मतलब ये तालू जो ऊपर का जो रूफ ऑफ द माउथ होता है वो। ठीक है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर मतलब जो टेस्ट बता दे, खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, तीखा है, बुरा है, जो भी टेस्ट है वो बता रहा है गस्टेटरी रिसेप्टर। क्लियर? उसके बाद आता है ऑल्फैक्टरी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे डोमिनोज से, वो कौन बता रहा है? वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बता रहा है। यानी ऑल्फैक्टरी इज फॉर स्मेल, जो कहां प्रेजेंट है? नोज में प्रेजेंट है। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर, थर्मो मतलब थर्मामीटर से अपन क्या देखते हैं? थर्मामीटर से अपन टेम्परेचर देखते हैं, राइट? तो वो फील कहां पे होता है? स्किन पे होता है ना टेम्परेचर फील। तो ये जो थर्मो रिसेप्टर है ये टच का रिसेप्टर है, जो प्रेजेंट है आपकी स्किन में, टच का रिसेप्टर। क्लियर? एंड इतना ही नहीं, इसके बाद ये जब 5 रिसेप्टर खत्म हो जाते हैं तो हमें ये तो पता चल गया कि रिसेप्टर इतने इतने टाइप के हैं, लेकिन हमें ये रिसेप्टर जो है वो कैसे मैसेज लेके आए, क्या वो पता चला? हाँ, पता चल गया कि वो रिसेप्टर से लेकर आए थे, तभी हमने इसे रिसेप्टर में पढ़ा। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन तो दे देते हैं टू ब्रेन थ्रू अ टाइप ऑफ नर्व जो कहलाती है सेंसरी नर्व। वहां पे भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जो नर्व, रिसेप्टर ने तो बता दिया मुझे गर्म लग रहा है, लेकिन ये रिसेप्टर से मैसेज ब्रेन तक कौन लेके गया? वो थी सेंसरी नर्व। क्लियर? मैंने कुछ सुना, अच्छा गाना सुन रहा हूं मैं, तो ये मैसेज मेरे ब्रेन तक कौन लेके गया? सेंसरी नर्व। मुझे मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, आपने बैंगन लौकी की सब्जी बना देती हो रोज रोज, ये किसने बताया कि अच्छा नहीं लग रहा है? सेंसरी रिसेप्टर। ठीक है, तो ये सेंसरी नर्व ही है जो सारे मैसेजेस हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन को ले जाकर के देती है। क्लियर? इसके बाद जब हम रिसेप्टर देख चुके, जब हम सेंसरी नर्व देख चुके, तो आता है मोटर न्यूरॉन। क्या आता है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट करता है, वापस से वो इंफॉर्मेशन ही ट्रांसमिट करेगा जो अभी तक काम चल रहा था वैसे ही है, पर थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे? इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन, मेनली मसल एंड ग्लैंड्स। अब ये क्या करता है? यहां पर मुझे मम्मी चुभ रहा है, मुझे सुई नहीं लगवानी है, मैं सिरिंज नहीं लगवाऊंगा, मुझे याद चुभता है, तो ये बताया किसने? ब्रेन को। ये बताया किसने? सेंसरी।
सेंसरी ने बताया ब्रेन को। अब ब्रेन ने कैसे बताया कि अपना हाथ हटा लो, मार दो, भाग जाओ, ये सारा मैसेज किसने दिया? बचने का सारा मैसेज ब्रेन ने दिया ना। तो वो किसकी मदद से दिया? मोटर न्यूरॉन की मदद से। जैसे ब्रेन से जब कोई मैसेज आपकी बॉडी के किसी भी मसल में, किसी भी पार्ट में आता है, तो वो किसकी मदद से आता है? वो मोटर न्यूरॉन की मदद से आता है। तो अभी हमने क्या समझ लिया? अभी हमने इतना समझ लिया कि हमें बाहर से सेंस करना, मतलब बाहर की दुनिया में कुछ भी चल रहा है तो वो सेंस करना, वो जो चेंज है वो कहलाता है स्टिमुलस। उसको सेंस कर लिया तो कहलाया रिसेप्टर, और सेंस करके बताया सेंसरी न्यूरॉन ने कि भाई ये मैसेज मैं लाया हूं। लेकिन वो सेंस जो कर रहे थे वो भी रिसेप्टर अलग अलग टाइप के थे। 5 ऑर्गन, 5 रिसेप्टर सेंस करके ब्रेन को ले गए। ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया, ये करो, तुम देखो, तुम सुनो, तुम बोलो, ये सारे मैसेजेस दिए ब्रेन ने वापस से। तो ब्रेन से मैसेज कौन लेकर आया? मोटर न्यूरॉन। इतनी कहानी क्लियर? अभी तक बढ़िया, सब समझ में आ गया? अभी तक कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़े और नर्वस सिस्टम में क्या क्या है वो पढ़ा। समझ में आया? ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब आपको याद है जब मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस में किडनी पढ़ाई थी तो किडनी का एक छोटा सा यूनिट पढ़ाया था। उसी तरीके से जो ये नर्वस सिस्टम है इसका भी एक छोटा सा यूनिट है, जो एक नहीं बहुत सारे हैं, और वो कहलाता है न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। वो क्या कहलाता है? न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। वही लॉन्गेस्ट सेल जो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, राइट? वही न्यूरॉन की हम बात करेंगे। और तुम्हें पता है या नहीं, न्यूरॉन हमारे ब्रेन में इतने सारे न्यूरॉन होते हैं, इतने सारे न्यूरॉन होते हैं कि जो एक सुई होती है ना, सुई कौन सी, सिलने वाली या फिर लगाने वाली, वो सुई कितनी छोटी होती है, राइट? लेकिन अगर मैं उस सुई को लेके ब्रेन में डाल दूं, मतलब मैं ऐसे ब्रेन में प्रिक करूं, तो मैंने थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स को मार दिया। समझ रहे हो? इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं और एक दूसरे में घुसे रहते हैं। तो सोचो बेचारे कैसे काम करते होंगे। उसके लिए भी वो खूबसूरती से स्पेशलाइज्ड हैं। समझेंगे कैसे? तो नर्वस सिस्टम का जो छोटा सा यूनिट है, जो बहुत सारे हैं, वो कहलाता है न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। न्यूरॉन मैंने आपको बताया लार्जेस्ट सेल है, राइट? और ये कैरी करता है मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इंपल्स। न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेकर जाता है, मैसेज लाके देता है, सारी काम करता है। लेकिन ये मैसेज अब हमारी बॉडी में किस तरीके से जाते हैं? हमारी बॉडी में हर मैसेज जो ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर होता है नर्व इंपल्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। नर्व इंपल्स यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे बिजली दौड़ती है ना, बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी में मैसेज दौड़ता है। और दौड़े भी क्यों ना, आप सोचो कि भाई मैंने अगर कोई गर्म चीज, कोई हॉट ऑब्जेक्ट, जो मैं बार बार ये एग्जांपल क्यों देती हूँ, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डील, तो हमें एनसीईआरटी से चिपक के चल रहा है, ठीक है? अब क्या हुआ कि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, अगर हमने गर्म ऑब्जेक्ट को छू लिया और बहुत टाइम लगता मैसेज पहुंचने में, तो बेटा तब तक तो जल चुका होता, अपन तो तब तक हाथ तो गया था थोड़े दिन के लिए। तो भाई सोचो कितनी जल्दी मैसेज आता होगा। जैसे ही छुआ तुरंत हटा लेते हो ना, मतलब विद इन दी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, एकदम सेकंड्स में हटा लेते हो कि भाई गरम लग रहा है। अगर बहुत देर तक जा रहा होता तो हाँ चलो अभी मैंने गरम को पकड़ा हुआ है, ठीक है, अभी ब्रेन के पास मैसेज, ब्रेन ने बोला अरे भाई मर जाओगे, हाथ जल जाएगा, हटाओ, तो भाई हाँ ठीक है मैं हटा लेता हूं। ऐसा कोई नहीं करता, बहुत जल्दी अपन कोई भी एक्शन करते हैं, ठीक है? तो वही चीज है कि ये जो मैसेज है ये बिजली की तरह अपनी बॉडी में चलता है और वो कहलाता है नर्व इंपल्स। किस फॉर्म में जाता है? ये जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। नेक्स्ट, न्यूरॉन इज एन एलोंगेटेड ब्रांच सेल हैविंग 3 कंपोनेंट्स। और ये जो नर्व सेल है ये लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे बड़ा सेल है, सबसे लंबा सेल है, तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा? इलोंगेटेड होगा। लेकिन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, और वो 3 पार्ट क्या होते हैं? पहला होता है साइटोन, यानी कि सेल बॉडी, उससे जुड़ा हुआ एक लंबा पोर्शन होता है। मैं टिपिकल न्यूरॉन नहीं बना रही हूं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूं। जब डायग्राम बनाती हूं तो आपको पता है, कराती हूं पूरी बढ़िया सी प्रैक्टिस। समझो पहले क्या होता है, एक सेल जैसा टिपिकल सेल वाला पार्ट होता है। टिपिकल सेल से मेरा क्या मतलब है? जो हमने 8th क्लास से सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि न्यूक्लियस है, फिर साइटोप्लाज्म है, बस वही चीजें यहाँ पे भी है, ठीक है? तो ये होता है सेल बॉडी, जिसको हम बोलते हैं साइटोन। और फिर इसकी एक टेल लंबी सी निकली होती है, जो क्या कहलाती है? जो कहलाती है एक्सॉन। तो हो गया साइटोन और एक्सॉन, 2 चीजें याद हो गई।
इसके बाद ये ऊपर इसके छोटे छोटे से फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो देखने को मिलते हैं वो कहलाते हैं डेंड्राइट्स। अब ये जो डेंड्राइट्स है ना, पूरे चैप्टर में डेंड्राइट्स का गाना चलेगा, इसीलिए इसको समझ लेना, इसको यहीं पे समझ लो। पूरे चैप्टर में कहीं भी बोलूं डेंड्राइट्स तो तुरंत ये इमेजिन हो जाना चाहिए। तो डेंड्राइट्स, फिर साइटोन और फिर एक्सॉन, और फिर ये जो एक्सॉन है इसके आखिरी में कुछ, अब देखो किसी भी चीज को आप शुरू करो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका अंत क्या है, वो खत्म कहां होगी। तो शुरू तो कर लिया, बच्चे क्या करते हैं, याद तो कर लिया साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स, लेकिन जब वो इसको खत्म करते हैं तो एक्सॉन के पास एक्सॉन टर्मिनल्स जो हैं वो नहीं बताते। तो ये इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, पार्ट समझ में आ गए। स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो न्यूरॉन इज एन elongated branch cell having 3 components। पहला सेल बॉडी यानी साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। साइटोन को सेल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेल बॉडी यानी कि साइटोन की हम टिपिकली बात करें तो कैसा होता है सेल बॉडी। साइटोन जो है वो एक टिपिकल सेल है, मैंने आपको बताया पूरा का पूरा सेल है जिसके पास है न्यूक्लियस और फिर है साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब ये दिखता कैसा है, चलो मैं वो आपको के दिखाती हूं कि कैसा होता है, ठीक है। देखो अब यहां पे ये जो अपन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, न्यूरॉन है ना, नर्व सेल। अब हम आ गए हैं नर्व सेल के, हमने पार्ट्स देख लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सेल बॉडी की, और वो सेल बॉडी जो है वो कहलाता है साइटोन, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो हेड पोर्शन है, ये है सेल बॉडी, या फिर हम इसको बोलते हैं साइटोन। दोनों में से कोई एक ही है, हाँ? दोनों नहीं है, ये एक ही बात है, एक ही नाम है। जैसे तुम्हारा बाहर का नाम अलग, घर में गुड़िया, गुड्डू, ये सब है ना, वही वाला नाम ये भी है, ठीक है। अब ये जो सेल बॉडी है, ये जो साइटोन है, मैंने बोला ये टिपिकल सेल है जैसे हर सेल होता है। तो इसमें है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद इसके पास है साइटोप्लाज्म। लेकिन इसमें एक खास बात, अब देखो यार ये इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इतनी जरूरी बात भैया ले जाके ब्रेन को रोज रोज बताता है, फिर ब्रेन का मैसेज लेके आता है, कितना काम है इसके पास। तो इसके पास एक इंपॉर्टेंट चीज भी होती है जो थोड़ी अलग होती है, और वो क्या होती है, वो होती है इसमें कुछ ग्रैन्यूल जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। क्या बोलते हैं, निसल्स, NISSEL''S, निसल्स ग्रैन्यूल। मतलब एक्चुअली में आपने अपने सेल चैप्टर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ के आए 8th क्लास में। वही वाला जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था ना, विच अपीयर्स रफ ड्यू टू प्रेजेंस of ribosomes when seen in the microscope। राइबोसोम यानी कि प्रोटीन फॉर्मिंग यूनिट्स। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाने वाली यूनिट। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट हो तो वो हमें माइक्रोस्कोप में देखने में ऐसा लगता है कि हमने क्या देख लिया है, हमने देख लिया रफ सरफेस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब ये क्या काम करने वाला है, ये बनाने वाला है प्रोटीन बनाने वाला है। मैंने हर जगह बताया जहां कुछ समझ में ना आए ना बॉडी में ये क्या है वो क्या है, तो प्रोटीन तो लिख ही देना, प्रोटीन हर जगह प्रेजेंट है। तो ये जो निसल्स ग्रैन्यूल्स हैं, ये यहां पर सेल के अंदर बनाते हैं प्रोटीन। इतनी बात अपनी खत्म हुई साइटोन के बारे में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है, और होते हैं इसमें ये डेंड्राइट्स, छोटे छोटे कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर विच आर अटैच्ड टू द सेल बॉडी, ये होते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स एक्चुअली में सबसे बड़े काम की तो यही लोग हैं, यही वो कॉलोनी की आंटियां हैं जो मैसेज लेकर आएंगी दूसरे से मैसेज, ये डेंड्राइट्स ही लेके आते हैं अपने घर पे, समझ गए। तो ये डेंड्राइट्स लेकर आई मैसेज और दिया साइटोन को यानी कि सेल बॉडी को। अब क्या होगा, अब ये आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ो तो कहां चले, तो ये चले एक्सॉन, मतलब एक टेल जैसा स्ट्रक्चर है, बड़ा लंबा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है भाई, जिसकी वजह से एक्चुअली में नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल कहलाता है। तो ये वही है। इसके बाद इसमें क्या होता है,
इसमें ये हो गया अपना एक्सॉन। अब ये मैंने तुम्हें बताया कि ब्रेन में बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, अगर एक पिन लगा दोगे तो मतलब बहुत सारे नर्व सेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो सोचो कितना घुस घुस के रहते होंगे। तो भाई इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर, हो सकता है इस हाथ से पेन उठाना था, अब सब घुसे हुए हैं, इधर का मैसेज उधर चला गया, ये वाला हाथ नीचे जा रहा है पेन उठाने के लिए, तो कितना बुरा लगेगा, सोचो कितना गंदा दिखेगा, कितना अनकोऑर्डिनेटेड दिखेगा। अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये कोऑर्डिनेशन बना के रखने के लिए इधर का मैसेज उधर ना जाए, मिक्सिंग ना हो, उसके लिए कुछ सेल्स हैं यहां जो प्रोटेक्ट करते हैं, और वो सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं श्वान सेल। कौन सा सेल बोलते हैं? श्वान सेल। क्या बोलते हैं? श्वान सेल। याद रहेगा, शेजवान नहीं बोल रही हूं मैं, श्वान बोल रही हूं, ठीक है, श्वान सेल कहलाते हैं ये सेल, श्वान सेल मिलके बनाते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ मतलब ये बहुत सारे सेल्स ने मिलकर के एक टीम बना ली है, सब एक दूसरे को पकड़ पकड़ के कवर करके एक शीथ बना के खड़े हुए हैं। कहां पर? एक्सॉन के पास। इतनी बात समझ में आई? तो यही सेल यहां भी प्रेजेंट है और दोनों तरफ प्रेजेंट रहेगा ना वो, तो ऐसा। क्लियर? तो ये हमारी हो गई माइलिन शीथ। ये क्या है? माइलिन शीथ। मैं ऐसे लिख रही हूं, यहां लिखा है माइलिन शीथ। क्लियर? अब ये तुम देखो, अगर ये यहां पे डिप्रेस्ड मतलब ज्वाइनिंग, जहां पर दो सेल की हो रही है वहां ऐसे डिप्रेस्ड पोर्शन दिख रहा है जिसको कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। ऐसा ही कुछ अमीबा में भी पढ़ा था अपन ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, कि जब वो जो डिप्रेशन बन जाता था जहां से सेल डिवाइड होता था, ये सेल डिवाइड होने वाला है, ये डिप्रेशन बन गया, तो ये जो डिप्रेशन है ना ये कहलाता है कॉन्स्ट्रिक्शन। ऐसे ही यहां पर दो सेल्स के बीच में जो ये डिप्रेशन है ना ये कहलाता है कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। दीपिका पादुकोण वाला रणवीर नहीं है, नोड ऑफ रैनवीर है, नोड ऑफ रैनवीर। क्लियर? तो अब ये नोड ऑफ रैनवीर क्या करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद जब जैसे ही ये जो साइटोन के बाद एक्सॉन जहां खत्म होता है तो वहां पर फिर से ऐसे एंडिंग होती है। मैंने बोला ना कोई भी चीज चालू करने से पहले पता होना चाहिए खत्म कहां करनी है, समझ गए? तो यहां पर नर्व एंडिंग्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है। नर्व एंडिंग्स मतलब एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये अपना क्या कहलाया, इसको भी अपन मार्क कर लेते हैं, उसके बाद और क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा अपन को। देखो ये वाला जो है ना ये कहलाएगा एक्सॉन। और एक्सॉन के बाद जो आखिर में जहां खत्म हो रहा है, टर्मिनेट करना मतलब खत्म होना, तो टर्मिनल मतलब खत्म होने वाली एंडिंग्स किसकी? एक्सॉन की। क्लियर? इसके बाद यहां पर कुछ एक बल्ज आउट पोर्शन मैंने बनाया है। ये बल्ज आउट पोर्शन क्या है? ये बल्ज आउट पोर्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर न्यूरो ट्रांसमिटर्स होते हैं, मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए केमिकल्स हैं जो आने वाली वो जो बिजली की तरह इंपल्स आई है, इस इंपल्स को ऐसे ले जाकर के दूसरे को दे देंगे, ठीक है। अब ये बात यहां पे इतनी तो अपने को समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ कि ये जो नोड ऑफ, ये क्या काम कर रही है, ये जो नोड ऑफ रैनवीर है ये क्या करती है कि मैसेज आता है यहां से, डेंड्राइट्स ने पहले लिया, डेंड्राइट से साइटोन ने लिया, और फिर साइटोन से कूदता हुआ ये मैसेज जो है इंपल्स ये दौड़ती हुई चली जाती है। तो ये जो यहां से जब इंपल्स आएगी तो पहले यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर सीधे यहां आएगी और फिर निकल जाएगी। समझ गए? ये समझ में आया? नोड ऑफ रैनवीर का काम ये है। क्लियर? अब ये अपन ने सारे पार्ट्स पढ़ लिए, इसको और मार्क कर देती हूँ, जब इतना कर ही रहे हैं तो अपन इसको भी क्यों छोड़ें। ये क्या है? ये है नर्व एंडिंग्स। क्लियर? ये तुम्हारी पूरी पिक्चर क्लियर। अब तुम अगर यहां पे देखो तो पहले देखे डेंड्राइट, फिर देखा सेल बॉडी, सेल बॉडी में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और निसल्स ग्रैन्यूल। उसके बाद आगे बढ़े एक्सॉन में। एक्सॉन में ये जो सेल्स हैं ये श्वान सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं? श्वान सेल्स। ये मैंने आपको बताया अभी है ना, यहाँ लिखा है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स मिल मिल के शीथ बनाते हैं, माइलिन शीथ, और यहां से जो इंपल्स है वो प्रॉपरली जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है नोड ऑफ रैनवीर जहां पे प्रेजेंट है वहां से, और माइलिन शीथ क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है, यानी कि प्रोटेक्ट कर रहा है, एक शीट बना के एक से दूसरे में मैसेज ना जाए। इसके बाद है नर्व एंडिंग, जो जिसके पास है कुछ केमिकल सब्सटेंस जो वापस से करेंगे मैसेज को ट्रांसफर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर ये बता देती हूं कि अब देखो जैसा न्यूरॉन ये प्रेजेंट है, इसके पीछे भी बिल्कुल ऐसा ही न्यूरॉन प्रेजेंट है। तो वो जो न्यूरॉन है उसके यहां पर क्या होंगे? ये अगर उसकी सेल बॉडी है तो उसके डेंड्राइट्स यहां प्रेजेंट होंगे। सही बात है ना, डेंड्राइट्स ही तो प्रेजेंट होंगे, फिर साइटोन, फिर सेल बॉडी और एक्सॉन और फिर नर्व एंडिंग, ऐसा ही होगा। तो ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो
जो दो न्यूरॉन्स के बीच में ये जो स्पेस देख पा रहे हो ना, ये वाला स्पेस जो देख पा रहे हो, वापस से देखो, ये वाला स्पेस जो देख पा रहे हो दो न्यूरॉन्स के बीच में, वो कहलाता है सिनेप्स। जहां पर अब ये जो नर्व एंडिंग है ये कुछ केमिकल रिलीज करेंगी जो इंपल्स को ले जाकर के डेंड्राइट्स को दे देंगे। तो दो न्यूरॉन्स के एडजेसेंट का जो बीच का हिस्सा है जहां पर ट्रांसफर होता है इंपल्स, वो कहलाता है सिनेप्स। इतनी बात खत्म। इस चीज को आओ पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या लिखोगे अगर एग्जाम में पूछ लिया तो? देखो क्या लिखोगे, साइटोन यानी कि सेल बॉडी इज लाइक अ टिपिकल सेल, एकदम टिपिकल सेल है, मतलब बेहतरीन एक्सक्लूसिव सेल है भाई ये, कंटेनिंग अ सेंट्रल न्यूक्लियस, जिसमें एक न्यूक्लियस है, सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है, और अराउंड न्यूक्लियस देयर आर ग्रेन्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड निसेल्स ग्रेन्यूल्स। निसेल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह हैं जो बना रहे हैं प्रोटीन। क्लियर, यहाँ पे काम खत्म। आगे बढ़ो। डेंड्राइट्स दे आर शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेसेस कनेक्टेड टू द साइटोन, छोटे छोटे फाइबर्स जैसे प्रोसेसेस जो किससे कनेक्टेड है, साइटोन से कनेक्टेड है। ये सेंसेशन को या स्टिमुलस को रिसीव करते यही लेकर आते हैं उस इंपल्स को, यही है जो सबसे पहले आंटिया मैसेज लेकर आती हैं। उसके बाद आता है एक्सॉन, माने लॉन्ग वाला वो जो स्ट्रक्चर है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। बोला था ना लॉन्ग वाला स्ट्रक्चर, अभी बना के बताया। इट इज अ सिंगल इलोंगेटेड फाइबर अराइजिंग फ्रॉम साइटोन। अब देखो डेंड्राइट्स जो है वो तो बहुत सारे थे लेकिन साइटोन तो एक ही था, तो ये सिंगल होता है जो साइटोन से निकल के आता है, कंडक्ट करता है इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, दूर ले जाता है सेल बॉडी से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव शीथ, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास प्रोटेक्टिव शीथ है जिसने प्रोटेक्ट किया है, वो कहलाती है माइलिन शीथ। बना के बताई थी। ब्रोकन इनटू कॉन्स्ट्रिक्शंस कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवीर, यहाँ पे छोटे छोटे वो जो डिप्रेशंस थे, कॉन्ट्रैक्शंस थे, वो क्या कहलाते थे, नोड ऑफ रैनवीर। एक्सॉन एंडिंग्स आर ब्रांच्ड एंड दे आर कॉल्ड एज सिनेप्टिक टर्मिनल्स। एक्सॉन एंडिंग्स जो है वो एंडिंग्स दिखाई थी, वो एंडिंग्स देख लो। ये वाली जो एंडिंग्स है ना, ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, इसी को बोल रहे हैं कि ये ब्रांच्ड होती हैं और इसको बोलते हैं सिनेप्टिक टर्मिनल। सिनेप्टिक टर्मिनल क्यों बोला अपन ने उसको, देखो ये यहाँ पर ये वाला जो है ये सिनेप्स है ना, बताया था ना सिनेप्स है, उसके पास खत्म हो रहा है इसीलिए सिनेप्टिक टर्मिनल। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अब आता है सिनेप्स। बता चुकी हूं दो न्यूरॉन के बीच में जो जगह है जहां पर ट्रांसफर होगा मैसेज, वो कहलाता है सिनेप्स। इट इज द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स और नर्व सेल दैट इज बिटवीन द एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन एंड द डेंड्राइट एंडिंग ऑफ द नेक्स्ट। यहां पर एक्सॉन एंडिंग सिनेप्टिक टर्मिनल, यहां पे नए वाले न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, इन दोनों के बीच का जंक्शन हो गया सिनेप्स। क्लियर। नर्व इंपल्स अगर पूछ ली गई 1 मार्क्स में पूछी जाती है जो कि इस चैप्टर में से, तो उसको कैसे डिफाइन करोगे? इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मतलब देखो नर्व एंडिंग से कुछ केमिकल रिलीज होता था वो जो लेके जाता था इंपल्स को, ये जो सिग्नल आया, ये जो केमिकल रिलीज हुआ, यही कहलाया नर्व इंपल्स। Passing through neuron, these impulses are carried by dendrites towards the cell body। सबसे पहले आंटियां जो लेके आती हैं वो कहलाती हैं डेंड्राइट। समझ गए? क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये वो तो मैंने तुम्हें बना के बताया था, ये तुम्हारे सामने डायग्राम बना है जैसे हमको है बनाना। पहले देखो न्यूक्लियस भी दिखा दिया, सेल बॉडी भी दिखा दी, डेंड्राइट्स भी दिखा दिए, नोड ऑफ रैनवीर बता दिया, माइलिन शीथ का श्वान सेल्स भी दिखा दिए। ये पूरी है माइलिन शीथ, ये पूरा स्ट्रक्चर है माइलिन शीथ और किसका बना है? सेल्स। कौन से सेल्स? श्वान सेल्स। और एक्सॉन बता दिया और एक्सॉन टर्मिनल बता दिए, खत्म। यही वाला स्ट्रक्चर तो मैंने भी तुमको बना के बताया, पढ़ाया है, तो ऐसा ही बना के आना है एग्जाम में। अब अपन आते हैं न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। न्यूरो मतलब न्यूरॉन के लिए, मस्क्यूलर मतलब मसल के लिए, और जंक्शन मतलब जब जहां दो चीजें मिलती हों, तो जहां न्यूरॉन और मसल मिलेंगे वो कहलाएगा न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। समझ में आया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भाई ऑब्वियसली अब जैसे ही मैं इस बारे में बोलती हूँ कि ये न्यूरॉन है और मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज लेके आता है, मैसेज लेके आता है, फिर मैसेज वापस ले जाके देता है, और यही सारा जो मैसेज वाला इंपल्स वाला सिस्टम है भाई, ये न्यूरॉन तो लेके आए, पर मसल को भी तो कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा ना, मसल को मूव करना पड़ेगा, तभी झुक पाओगे, तभी हट पाओगे, तभी मार पाओगे, तभी खेल पाओगे, कूद पाओगे, गाना सुन पाओगे, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, मसल्स को मूव करना पड़ेगा। अब मसल्स कैसे मूव करेंगी? मसल्स को आएगा मैसेज कि तुम्हें करना है मूव, तो जहां मैसेज आया मसल्स को, यहां पर बीच में ये कहलाया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये मैसेज दे देता है बस ताकि ऑर्गन अपना काम कर ले। समझ गए? समझ में आ गया? देखो, इट इज द पॉइंट वेयर मसल फाइबर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन और मसल दोनों। मसल फाइबर क्यों लिखा है मैंने तब भी बताया था, जो लोग जिम जाते हैं वो बहुत सारा प्रोटीन पाउडर खाते हैं, बड़ी बड़ी वैसे प्रोटीन की वो लेके आ जाते हैं, तो भाई क्यों खा रहे हैं वो प्रोटीन? क्योंकि जो मसल होती है उनको बनानी होती है ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, एब्स, ये सब बनाना रहता है ना। अब देखो यहां से जाके इसका ये मतलब नहीं है कि खूब सारा प्रोटीन खा लोगे तो बन जाएगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, क्लियर। अब देखो क्या होता है, ये है अपनी मसल, ये हो गई हमारी मसल। अब हमको था इसको बढ़ाना, तो जो जिम गए उन्होंने खाई बहुत सारी प्रोटीन, तो प्रोटीन खाने से क्या हुआ, इसमें जो मसल फाइबर यानी कि मसल के सेल थे, पहले देखो 3 दिख रहे हैं, अब वो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। बेसिकली मसल जो है वो मसल के सेल्स से ही बनी है, मसल के सेल्स जो है वो कहलाते हैं मसल फाइबर। इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो मसल फाइबर है और मोटर न्यूरॉन है, वही उनके बीच का जो जंक्शन है वही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, कैरिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आया था मैसेज, वही कहला गया। द इंपल्सेस ट्रैवल फ्रॉम न्यूरॉन टू द मसल फाइबर बाय मींस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब हर जगह मैसेज जो जाता है वो न्यूरोट्रांसमीटर से ही जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है बेसिकली वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, हिस्टामिन होता है, गाबा होता है, पर आपको उसमें नहीं जाना है, अभी वो आपके काम का नहीं है। इसको अपन आगे पढ़ेंगे, जितने बच्चे मेरे साथ बायोलॉजी में आगे चलेंगे उनको पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। तो यहां पर वो काम का नहीं है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर आप ऐसा समझ लीजिए कोई केमिकल सब्सटेंस जो यहां से इंपल्स को। अब तुम सोचो, एक बात लॉजिक लगाओ, ये याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये थी नर्व एंडिंग्स, ठीक है, ये नर्व एंडिंग्स, ठीक है। ये नर्व एंडिंग के बाद ये था नया न्यूरॉन, और इस नए न्यूरॉन के पास थे डेंड्राइट्स, सही है ना। तो अब ये जो मैसेज है उसको कहां जाना था, उसको जाना था यहां से यहां, मतलब ये जो पार्ट है इससे डेंड्राइट्स में जाना था। अब तुम सोचो खाली जगह में, वैक्यूम में वो तो जा नहीं सकता, खाली जगह में नहीं जा सकता, इसीलिए उसको ट्रैवल करने के लिए हमने कुछ दे दिया केमिकल। भाई पहले तुम यहां से इस पे कूदो और यहां से इस पे कूद जाना, यहां से इस पे कूदो और यहां से इस पे कूद जाना। और डेंड्राइट से तो फिर भाई जब खबर अपनी आंटियां ले आई हैं कॉलोनी में, तो वो तो पूरे घर में फैल ही जाएगी, तो वो फैल ही जाएगी फिर साइटोन, एक्सॉन और ये सारे टर्मिनल्स में। बस इसीलिए यहां पर प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज को कैरी कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। क्लियर, इतना समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। नेक्स्ट इज आप, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। जो मैं आपको इतनी देर से कहानी सुना रही हूं, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, ऐसे नर्व इंपल्स गई, फिर यहां दौड़ी, फिर इसमें चढ़ी, फिर उसमें चढ़ी, फिर न्यूरोट्रांसमीटर के पास आई, सिनेप्स से आई, आगे बढ़ गई। ये सारी बातें बस यही है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। यहीं से नर्व इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। कैसे? एक डेंड्राइट लेकर आया भाई मैसेज को, कहां से? रिसीव करके, स्टिमुलस था, स्टिमुलस लेकर आया, तो ये स्टिमुलस से मैंने रिसीव किया रिसेप्टर ने, रिसेप्टर ने समझ लिया मुझे गुदगुदी हो रही है। अब ये मैसेज आया किसके पास? न्यूरॉन के पास। भाई ये मैसेज न्यूरॉन ले जा करके देगा आगे दूसरे न्यूरॉन को। तो कैसे देगा? पहले डेंड्राइट, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, फिर टर्मिनल्स, नर्व एंडिंग्स, और उसके बाद नए न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है वो। लेकिन बीच में सिनेप्स है, सिनेप्टिक टर्मिनल। सिनेप्स जो है वहां पर केमिकल रिलीज होगा और ये इंपल्स उस पर बैठेगा, डेंड्राइट्स पे चला जाएगा, और फिर यही चेन आगे चलती जाएगी। बस यही है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। हमें इस बात को याद रखना है। अब देखो अगर मैं ऐसे लिखा हुआ है, आपको भी अपने एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, इसी तरीके से लिखना है, ये बहुत पॉइंट्स में है। लेकिन आपको जब इसको लिखना रहेगा तो आप क्या करोगे? मेमोराइज करोगे। कैसे कैसे मेमोराइज करेंगे? देखो मैं तुमको वो चीज बताती हूं कि आप इसको कैसे सबसे अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे अपन इसको? ऐसे करेंगे कि पहले अपने पास, अपने को चेंज फील हुआ था एनवायरनमेंट का, तो सबसे पहले हमको फील हुआ कि भाई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस को कौन ले गया? स्टिमुलस को फील किया रिसेप्टर ने, रिसेप्टर ने फिर न्यूरॉन की मदद ली। अभी अच्छा मैं बहुत ज्यादा सेंसरी मोटर नहीं कर रही हूं, नहीं तो आप अभी से कंफ्यूज होने लगोगे। मैंने आपको एक एक चीज बता दी है क्या है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन टर्म्स का यूज करेंगे। चालू करेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बाद से,
ठीक है, इसीलिए अभी घबराना नहीं कि मैडम वो तो आपने बोला ही नहीं था, वो तो हमारी बुक में लिखा है, बोला है, बोलेंगे। लेकिन पहले समझो प्रोसेस क्या होती है। भाई स्टिमुलस चेंज फील हुआ, रिसेप्टर ने फील किया हाँ कुछ है चेंज, इसने मैसेज भेजा, मतलब इसने एक न्यूरॉन को बता दिया कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, फटाफट से आने की जरूरत है। न्यूरॉन ने क्या किया, दूसरे न्यूरॉन को दिया। तो अब हम एक्चुअली में क्या समझना चाह रहे हैं कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे गई नर्व इंपल्स। तो ऐसे गई कि पहले न्यूरॉन में सबसे पहले रिसीव करता है डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद रिसीव करता है नर्व इंपल्स को साइटोन, साइटोन के बाद नर्व इंपल्स को रिसीव करने वाले जो भैया हैं वो हैं एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद आता है टर्मिनल, सिनेप्टिक टर्मिनल, सिनेप्टिक टर्मिनल मतलब नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा कि ये जो है ये एक न्यूरॉन है, ये पूरा अपना एक न्यूरॉन है ना, तो अब यही प्रोसेस वापस से रिपीट हो जाएगा। समझ गए? बस एक नई चीज जो बीच में आएगी वो यहां पर आएगी, वो है सिनैप्स। सिनैप्स मतलब कि जंक्शन दो न्यूरॉन के बीच का। इसके बाद वापस से डेंड्राइट साइटोन एक्सॉन टर्मिनल, वापस से डेंड्राइट साइटोन एक्सॉन टर्मिनल, फिर सिनैप्स, फिर ये, फिर सिनैप्स। समझ गए? ऐसे ट्रैवल करती है नर्व इंपल्स। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देख लो तुम एग्जाम में कैसे लिख के आओगे अगर कोई भी प्रॉब्लम है। अगर ऐसे नहीं कोई आपको फॉर्म हो रहा है कि ये ऐसा ही याद करना है, कोई जरूरत नहीं है वैसा याद नहीं करना है। मैंने आपको जो ये फ्लो चार्ट बना के बताया ना, आप बिल्कुल इस तरीके से याद कर लो, अपने लैंग्वेज में भी लिख दोगे, सही चीज है। बस सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए, मैसेज ऐसे ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले पैर को बता दो फिर सर को बता दो, ऐसा नहीं होता। पहले सर से शुरू होता है, पैर तक कहानी चलती है। चलो आगे बढ़ो। देखो, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, द इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ न्यूरॉन सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो इंफॉर्मेशन डेंड्राइट की टिप पर आई है वो इनिशिएट करती है, चालू करती है एक केमिकल लोचा, केमिकल रिएक्शन। समझ गए? अब वो क्या होता है, विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली की तरह एक इंपल्स दौड़ा देती है। अब क्या होता है, दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट, डेंड्राइट से कहां आई, साइटोन, ठीक है, साइटोन से अलोंग दी एक्सॉन, एक्सॉन से चल के टू इट्स एंड, अब आ गई एंड पे, एट दी एंड एक्सॉन जहां एंड हो रहा है वहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिलीज ऑफ सम केमिकल, वो कुछ केमिकल रिलीज करती है विच क्रॉस दी सिनैप्स। मैंने आपको बोला था ना हवा में तो नहीं जा सकती, कोई तो चाहिए ना ले जाने वाला इधर से उधर तक, तो वो ले जाने वाला जो है वो है केमिकल, जो है न्यूरोट्रांसमीटर, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और बिल्कुल वैसी ही जैसी चली आ रही थी वैसी ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो आगे चली जाती है। इंपल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में। समझ गए? यही कहानी मैंने आपको वहां वो 4 शब्दों में लिख के बताई जिसकी आपको करनी है प्रैक्टिस। इन दिस वे नर्व इंपल्स ट्रैवल्स इन दी बॉडी, और इसी तरीके से हर बार हमारी बॉडी में नर्व इंपल्स जो है वो ट्रैवल करने वाली है। क्लियर? समझ में आ गया? वेरी गुड, ऑल राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़े तो हमने पहले देखा वॉलंटरी एक्शन को। समझ लो स्कूल में सबके वॉलंटियर होते हैं, प्रीफेक्ट्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, बस ये आपकी बॉडी के वही लोग हैं जो वॉलंटियर करेंगे, मतलब बताएंगे कि भाई ये लिखना है, ये सोचना है, इसको फोन लगाओ, यहाँ पर ये देखो, वीडियो को वापस से घुमा के देखो, भाई नहीं समझ में आया है तो फिर मैडम को बता दो मैसेज करके। ये सारे काम जो तुम कर रहे हो, जो एक्चुअली में आप खुद, मैं खुद कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं बता रही हूँ, ये सब कुछ वॉलंटरी एक्शन है जो मैंने वॉलंटियरली खुद आगे रह के किया। इसका ऑपोजिट होता है इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो मेरे बस का नहीं है। हार्ट बीट कर रहा है तो वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनेगा। ब्रेन में क्या क्या चल रहा है वो मेरी नहीं सुनेगा। अगर मैं बोल दूं हाँ यहाँ पे मैं प्रिक कर रही हूँ, सुई चुभो रही हूँ, और तुम यहीं पे मैसेज रुक जाओ, ब्रेन तक मत जाओ, तो ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। समझे? किडनी में जो हो रहा है फिल्टर वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं कर सकती हूँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप हो रही हैं जिनको मैं कर सकती हूँ, वो वॉलंटरी एक्शन। जो अपने आप हो गई वो इनवॉलंटरी एक्शन। समझ में आ गया? बेसिक सी चीज है। देखो, दीज आर द एक्शंस व्हिच नीड थिंकिंग एंड आर परफॉर्म्ड नोइंगली, जिसको आप जानबूझकर करते हो, आर कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस थॉट, लाइक स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, राइटिंग अ लेटर, दोस्त से बात कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो। समझ गए? ये सारी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। इनवॉलंटरी एक्शन आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, अपने आप चलने वाला, ऑटोमेटिक है। और टू अ स्टिमुलस लाइक टचिंग अ हॉट प्लेट अननोइंगली, अगर आपने गरम प्लेट को बिना जाने पकड़ लिया तो आप तुरंत हाथ हटा लोगे। क्यों? क्योंकि वो मैसेज को आप नहीं रोक पाए, वो तो पहुंच ही गया उसको जहां पहुंचना था। वो इनवॉलंटरी एक्शन था। समझ गए?
इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है जो हम किसी चीज के रिस्पॉन्स में करें, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, एनवायरनमेंट में जो चेंज है जो कहलाता है स्टिमुलस, उसको हमने अगर आंसर बैक किया तो वो है रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज डिफाइंड एज अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर, जो आपने एक्चुअली में जान के नहीं किया, वो अपने आप आपकी बॉडी से हुआ, मसल्स एंड ग्लैंड्स टू अ स्टिमुलस व्हिच इज मॉनिटर्ड थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है, ब्रेन मैसेज दे देता है और पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन की जो चोटी होती है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड इसको डील करती है, इसके साथ भाई सब लेना देना करती है, और वो ही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क जो है उसकी हम करेंगे डिटेल में बातें, कैसे होता है रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म। आओ चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूं। देखो इधर वो चीज क्या है, ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है किस चीज की, ये चेक कर रहे हैं, ये कहलाता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स। क्या कहलाता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जो मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है टू चेक वेदर द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, है ना। अगर कॉन्शियस है तो मारने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही समझ में आ रहा है, लेकिन अनकॉन्शियस है तो इसको चेक कर सकते हैं किस लेवल का अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है। सिर्फ समझ नहीं पा रहा है, हो सकता है बॉडी रिस्पॉन्स करे, हो सकता है हाथ पैर हिल जाएं लेकिन ब्रेन ना हिल रहा हो या आंख ना खुल रही हो, ऐसी चीजें चेक करने के लिए ये किया जाता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जिसमें आपकी जो नी होती है, नी के ऊपर मार के देखा जाता है, तो वहां पर जो टेंडन है वो तुरंत, आप कभी इस चीज को खुद भी करके देख सकते हो, मार के मतलब इतनी जोर से नहीं मारना है कि सामने वाले का पैर ही तोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे मार के देखना है, ऐसे थोड़ा सा थोड़े से प्रेशर से, ऐसे ये नहीं है, ये ऐसे करके देखोगे ना, ऐसे मार के देखोगे तो अपने आप पैर उठेगा, अपने आप ये जो किक है ये अपने आप आएगी। तो इसमें यहाँ मार के ये चेक किया जाता है कि कॉन्शियसनेस है या नहीं, पैर हिल रहा है या नहीं हिल रहा। जैसे ही आप इसे यहाँ पर मारोगे तो अपने आप पैर उठ जाएगा, वो होता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स। यही इमेज मैंने यहाँ यूज करी है रिफ्लेक्स बताने के लिए। अब देखो इसको समझो कि आगे ये रिफ्लेक्स एक्चुअली होता क्या है। मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे चलता है, रिफ्लेक्स एक्शन समझने के लिए इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको इसी फॉर्म में लिखना है, स्टेप्स के फॉर्म में बता के। तो क्या होता है, रिसेप्टर ऑर्गन लाइक स्किन, पहले वही स्टिमुलस से जो स्किन है उसने मैसेज लिया, रिसेप्टर ऑर्गन, अब मैंने जो आपको बना के बताया था ना, वही वैसी ही चीजें यहाँ पे भी चल रही हैं, बस चीजें अलग किस सेंस में, यहाँ मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया था, वहां कैसे कैसे हो रहा है इंपल्स वाला, और ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कैसे हो रहा है। तो क्या होता है, रिसेप्टर ऑर्गन जो है जैसे कि स्किन, वो क्या करती है, परसीव कर लेती है, मतलब महसूस कर लेती है स्टिमुलस को, यानी चेंज इन द एनवायरनमेंट, चेंज आउटसाइड, और एक्टिवेट करती है सेंसरी नर्व इंपल्स, सेंसरी जो न्यूरॉन है उनके अंदर नर्व इंपल्स एक्टिवेट कर देती है, चालू कर देती है। अब क्या होता है कि ये जो सेंसरी नर्व है, ये सेंसरी नर्व जो है इस इंपल्स को लेकर के जाती है किसके पास, कैरी मैसेज इन फॉर्म ऑफ सेंसरी इंपल्स टू स्पाइनल कॉर्ड, ये लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड इसका ऑल्टरेशन करती है, मतलब जहां से तुम आए थे वहां से उस रास्ते से नहीं जाना, जहां से आए थे उसके अलग रास्ते से जाना है, और मैसेज भी अलग ले जाना है। जैसे कि जैसे मारा, वो जो मैंने इससे पहले वाला आपको दिखाया था ना, उसमें जैसे ही यहाँ पर मारा तो भाई पता चल गया टेंडन स्किन सबको कि भाई हाँ मारा है, तो रिस्पॉन्स करना है। उसने सेंसरी न्यूरॉन को बोला, सेंसरी न्यूरॉन आकर किसको बताएगी, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्ट बैक करेगा, वापस रिप्लाई करेगा, तो आपका पैर वापस से हिल जाएगा। वो जो चीज है वो क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेट करता है। मैंने बोला ना जहां से आए हो वहां से नहीं जाओगे, वही चीज। द न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द सेंसरी नर्व इंपल्स टू मोटर न्यूरॉन, सेंसरी नर्व इंपल्स को आई तो थी वहां से, अब ये दे देते हैं मोटर न्यूरॉन को, क्योंकि अब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके जाएगा मोटर न्यूरॉन। अब यहां पर आपको सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन हुआ क्लियर, लेके आता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंस करने वाला सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है मोटर न्यूरॉन। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मैसेज बताती किसको है, जो वापस ले जाना है, वो बताती है मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन कंडक्ट्स दीज इंपल्स टू द इफेक्टर, अब ये इफेक्टर के पास लेके जाएगी। जैसे लेग ऑफ द मसल, जैसे वो जो पैर उठाया था तो उसमें मसल्स भी तो मूव हुई, तो लेग मसल्स को विच रिस्पॉन्ड बाय पुलिंग बैक लाइक ऑर्गन अवे फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुलस, जिससे कि जो हार्मफुल स्टिमुलस है वो जो मार रहे है उससे दूर हटे, इसीलिए आप उस ऑर्गन
को है फंक्शन में ले आते हो। ये जो है ये प्रोसेस होता है मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन का। अब एडवांटेज क्या होता है इसका, क्या भाई इससे हमको क्या फायदा है इस रिफ्लेक्स एक्शन से? तो रिफ्लेक्स एक्शन से ये फायदा है, एक तो जो ब्रेन में मैसेज बार बार जा रहा है वो पूलिंग नहीं हो रहा, वो वहां इकट्ठा नहीं हो रहा, निकल जा रहा है। मैसेज आया, टर्न हुआ, निकल गया, रिप्लाई के फॉर्म में। मैसेज आया, मॉड्यूलेट किया, स्पाइनल कॉर्ड ने दे दिया मोटर न्यूरॉन को, आगे चला गया। तो यहां पर ट्रैफिक जैम नहीं होगा अपने दिमाग में, एक चीज। दूसरी चीज, हम जो परेशानी है उनसे बच जाएंगे। गर्म चीज को छू लेते, लग जाती, उन सब चीजों से हम बच गए। तो वो जो है हमें हार्मफुल इफेक्ट से बचाता भी है। देखो, इट एनेबल्स बॉडी टू गिव क्विक रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलाई, दस प्रोटेक्टर बॉडी, प्रोटेक्शन किया। नेक्स्ट, ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन जो है वो कम हो जाती है। क्लियर? इसके बाद रिफ्लेक्स आर्क की हम बात करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये जो पूरा प्रोसेस आपने चलाया, ये गया, आया, गया, ये जो है यही रिफ्लेक्स आर्क है। देखो मैं समझाती हूं। रिफ्लेक्स आर्क में होता क्या है, आर्क क्यों बोला गया है समझो। रिफ्लेक्स आर्क में ये होता है कि यहां पर सपोज करो स्टिम्युलस है। स्टिम्युलस को हम यूं समझ लेते हैं कि हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट छू लिया, और जब उसे छुआ तो वो महसूस किसने करा? हमारी स्किन ने महसूस करा। तो समझ लो कि यहां पर हम स्किन ले लेते हैं। मैं वो ड्रॉ करके नहीं बता रही हूं, मैं आपको डायग्राम बनाकर नहीं बता रही हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूं, है ना। तो ये मत बोलना मैम हमारी स्किन ऐसी नहीं दिखती, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारा रिसेप्टर, मतलब जहां हमें महसूस हुआ, हमारी स्किन को लगा कि, स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है ना, हमारी स्किन को लगा कि हाँ हमने कुछ चेंज छुआ है जो नॉर्मल नहीं है, जो बहुत गर्म है, बहुत हॉट है। तो रिसेप्टर जो है वो किसको बताएगा? रिसेप्टर को मैसेज पहुंचाना है कहां? स्पाइनल कॉर्ड तक। तो किसके थ्रू मैसेज पहुंचाएगा? रिसेप्टर मैसेज पहुंचाएगा किसके थ्रू? सेंस जिसने किया है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। तो यहां पर सेंसरी न्यूरॉन जो है, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो ये मैसेज लेके जाएगा। कहां लेकर जाएगा? ये लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड इन सारी चीजों को डील करती है। स्पाइनल कॉर्ड को इसने बता दिया, भैया देखो मैंने आपको आके बता दिया है कि गर्म ऑब्जेक्ट छुआ है हमारी बॉडी ने। तो अब स्पाइनल कॉर्ड उसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? स्पाइनल कॉर्ड भेजेगी किसको? मोटर न्यूरॉन को। किसको भेजेगी? मोटर न्यूरॉन को। और बोलेगी कि फटाफट से जाओ, इफेक्टर को बोलो मूव होना है वहां से, मतलब कोई मूवमेंट करना है। अब ये मोटर न्यूरॉन जाएगा और बताएगा इफेक्टर को। तो मैडम ये रिसेप्टर और इफेक्टर में क्या अंतर है? रिसेप्टर जिसने स्टिमुलस को फील किया, रिसेप्टर जिसने एक्टिविटी की, जो जिसने एक्शन लिया। मतलब हमने हाथ तो लगा दिया था, गरम था, मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड ने वापस से रिप्लाई बैक किया मुझे हाथ हटाना है। तो मेरी मसल जो है, मेरे हैंड की जो मसल्स है उसको मूव करना पड़ेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना पड़ेगा। मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो यहां पर वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता था जो कराता था कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, भैया उसने करा दिया कॉन्ट्रैक्शन, मैंने हाथ पीछे घुमा लिया, ठीक है। तो अब हम उससे दूर हो गए। ये जो पूरा प्रोसेस है स्टिमुलस से लेकर के इफेक्ट क्रिएट करने तक का, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर? अब इन्हीं चीजों को आपको लिखना है किस फॉर्म में? एक पैराग्राफ के फॉर्म में, तब बनाना है अपना आंसर। आओ देखो, रीड करो। इट इज द पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्स। वो पाथवे जो किसने लिया है? नर्व इंपल्स ने लिया है। एंड रिस्पॉन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, और फिर उसने रिस्पॉन्स दिया, दैट इज फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन जिसने टच किया था। देखो ये रिसेप्टर ऑर्गन था ना, ये रिसेप्टर ऑर्गन ये वाला, इस रिसेप्टर ऑर्गन ने महसूस किया लाइक स्किन, हमने स्किन को ही बनाया था ना, गरम लग रहा था, टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। और फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास ये मैसेज गया, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज गया, इफेक्टर ऑर्गन को उसने बताया कि आपको क्या फंक्शन करना है, राइट? ऑर्गन लाइक मसल। क्लियर? बस यही होता है रिफ्लेक्स आर्क का मतलब। आपके एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, यहां पर भी उसका डायग्राम दिया हुआ है। लेकिन डायग्राम पे जाने से पहले आपको सिर्फ ये चीज समझनी है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको इस तरीके से अपने एग्जाम में पोर्ट्रे करना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का, राइट? सॉरी, रिफ्लेक्स आर्क के बाद
ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो भाई हम सबसे ज्यादा समझदार जो हैं वो इसी वजह से हैं, है ना। तो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स बेसिकली। पहला होता है जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उस नर्वस सिस्टम में पहला पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन जो सेंटर में है ना वही, ठीक है। तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये तो हम आगे भी देख चुके। ब्रेन में क्या क्या आता है, ब्रेन के पार्ट्स आते हैं सेरिब्रम, सेरिब्लम और ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स आ गए ब्रेन में। अब अच्छा एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, कुछ वर्ड्स हम थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ पर आपके लिए फेमिलियर हो सकता है ना हो। मैं हर वर्ड का आपको मतलब बताते चलूंगी, घबराना किसी चीज से नहीं है। ये आप जितनी भी चीजें देख रहे हो अगर आपको याद नहीं रहती हैं तो कोई बात नहीं, मुझे भी नाम याद करने में दिक्कत होती है। अनटिल एंड अनलेस आप मुझे 4 बार बताओगे कॉमेंट्स में कि मैडम मुझे ये चीज अच्छी लगी, मुझे ये चीज समझ में आई, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, मैं आपका नाम याद नहीं कर पाऊंगी, राइट। इसी तरीके से ये सब सिर्फ नाम है, प्रोसेस नहीं है, ये सब सिर्फ नाम है। अभी अगर नाम एक बार में नहीं भी याद होते तो भी दूसरी बार में याद हो जाएंगे, लेकिन जहां जिस चीज की जरूरत है मैं आपको मतलब बताते चलूंगी। वापस चलते, 3 ये जो है ये पार्ट्स हैं ब्रेन के। उसके बाद ब्रेन स्टेम जो है उसमें आता है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला। घबराना नहीं, सिर्फ ब्रेन के 3 पार्ट्स, उसके भी 3 पार्ट्स। इतनी बात तो याद रह गई, अभी जितनी बार पढ़ेंगे ना सब याद हो जाएंगे पार्ट्स। फिर अपन आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्व्स और गैंग्लिया आता है। बेसिकली हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बात करी थी पेरिफेरल गैंग्लिया, जो पेरिफेरल सिस्टम जो है उसमें आती है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। हाँ बिल्कुल वही है, घबराओ मत। ये जो तुम्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 चीज दिख रही है ना, पेरिफेरल नर्व्स और गैंग्लिया, ये कुछ नहीं है, ये यही नर्व्स हैं। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि पेरिफेरल नर्व्स तो प्रॉपर नर्व्स ही हैं, लेकिन गैंग्लिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां वो नर्व्स आकर रुकती हैं। समझ रहे हो, कहीं से देखो नर्व्स जो है वो चालू होती है ना, मतलब ये देखो ये जो नर्व्स तुमको गई हुई दिख रही है ब्लू कलर की हर जगह, ये कहीं से तो चालू हुई है, कहीं तो आके रुकती है। तो बस यही गैंग्लिया है जहां पर मतलब घर है, आप ये समझ लो न्यूरल सेल्स जहां रहते हैं वो ही कहलाता है गैंग्लिया। कोई दिक्कत नहीं है, गैंग्लिया नहीं भी याद करना है, हमें याद करना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है। मैं आपको ये सब ऐसा का ऐसा क्यों बता रही हूँ, अनटिल एंड अनलेस आपको कहानी नहीं पता होगी आप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो पेरिफेरल नर्व्स में क्रेनियल नर्व आती है, स्पाइनल नर्व आती हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक पार्ट और होता है, वो होता है गैंग्लिया, जो घर है इनका नर्वस सेल का। समझ गए। इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है जिसमें आता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। बस ये है पूरी कहानी, कुछ भी इतना घबराने वाला नहीं है, एक एक करके सब क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वही लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, सारा फंक्शन यहीं से होना है, सारा जो कुछ भी चल रहा है, जो सोच रहे हो, जो लिख रहे हो, जो बोल रहे हो, जैसा बिहेव कर रहे हो, सब कुछ जो आइडिया आ रहा है, सक्सेसफुल होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं पढ़ पा रहा हूं अब पढ़ूंगा, सारे थॉट्स ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही आ रहे हैं। तो भाई ये सारी चीजें हमको कैसे करके, देखो जो घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको कहाँ रखते हैं, लॉकर में रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी तरीके से ये बहुत मेन हिस्सा है, इसको भी हम प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर कवरिंग में रखते हैं, जो कहलाता है ब्रेन के लिए क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड के लिए कहलाता है वर्टिब्रल कॉलम। जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बोनी नहीं है, बोन का नहीं बना हुआ है, उसके ऊपर कवरिंग है बोन की जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। समझ गए? बस वही। उसके बाद ब्रेन जो है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, भाई सारा काम वहीं से चल रहा है, ये तो मैं नहीं भी बताती तो भी तुम लिख के आते। ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, ब्रॉडली देखा जाए तो ब्रेन में 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, फिर होता है मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। अभी इतना याद रहेगा, बस ये 3 पार्ट याद रखो और ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखो, ये है प्रॉपर ब्रेन में क्या क्या होता है। ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स हमने अभी भी देखे। उसके
अब देखो उसके बाद क्या है कि फोर ब्रेन जो है इसके भी पार्ट्स हैं, एक कहलाता है सेरिब्रम, दूसरा कहलाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन जो है उसका भी एक पार्ट है जो कहलाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब ये जो तुम सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस देख रहे हो ना, ये जो है ये पार्ट्स ही हैं किसके, फोर ब्रेन के। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता देती हूँ कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन में। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस में स्टोर हुई कोई भी इंफॉर्मेशन कभी नहीं निकलती। अगर आपको कोई चीज बहुत कंठस्थ याद है, मतलब ऐसा याद है कि भाई मैं कभी ये चीज भूल ही नहीं सकता, कोई इंसिडेंट्स, कोई पढ़ाई की बात, कोई भी चीज अगर आपको ऐसी याद है, तो मतलब समझ जाना कि वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में स्टोर है। इसीलिए जब भी पढ़ाई करो तो कोशिश करना कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन कहां जाके स्टोर होनी चाहिए, हाइपोथैलेमस में होनी चाहिए। इतनी बात खत्म हुई। अब आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब है ब्रेन में छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं। अब देखो न्यूरॉन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े जरूर है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि शिकायत हुई है तो प्रिंसिपल तक नहीं जाएगी, तुम टीचर को बता के खत्म कर दोगे। टीचर ने स्पाइनल कॉर्ड को तो बता दिया, लेकिन प्रिंसिपल तो भाई यही है ना, ब्रेन है ना, उसको कहीं तो कुछ पता चलेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एनी हाउ ब्रेन में भी जाएगी, और वहां पे इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, वहां पर इनको कंट्रोल कर रहा है मिड ब्रेन का हिस्सा, वो कहलाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। उसके बाद हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स, मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम। मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम, क्लियर? ये होता है प्रॉपर सीक्वेंशियल डिवीजन, क्लियर? जो आपको पता होना चाहिए भाई, अपन इतना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अब हम डिटेल में बात करते हैं फोर ब्रेन की। डिटेल में जब हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन पहले तो मैं आपको बता दूं दिखता कैसा है, डोम शेप्ड। जैसे डायफ्राम डोम शेप होती थी, ऐसा ही उठा हुआ कुछ उभरा हुआ हिस्सा होता है आगे का, जो कहलाता है क्या, फोर ब्रेन। और ये बड़ा इंटेलिजेंट पार्ट है क्योंकि यही सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला है। इंक्लूड सेरिब्रम, इसमें सेरिब्रम आता है, वो पार्ट्स तो हम देख चुके। एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी इसी में आते हैं, मैं बता चुकी हूं। ऑल्फैक्टरी इज फॉर स्मेल एंड फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे ज्यादा जो सोचने का काम कर रहे हैं ना वो यही कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से हेडेक नहीं हो रहा है। हेडेक सिर्फ मसल और नर्व, मसल्स और वेसल्स में हो रहा है, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूं। एंड सेरिब्रम इज द डोम शेप्ड रूफ, देखो मैंने बताया वो डोम शेप्ड का होता है और सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रेन का। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इसमें अलग अलग एरियाज हैं जो अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। वो एनी हाउ अपने ब्रेन के हर पार्ट का जो हिस्सा है उसका अलग अलग काम होता है, क्लियर? अब एग्जाम्पल के लिए जो सेरिब्रम है वो उसमें सेंसरी एरियाज भी होते हैं और मोटर एरियाज भी होते हैं। यानी मैंने आपको बताया शिकायत हुई है तो प्रिंसिपल तक भी जाएगी जब टीचर के पास आई है, तो जो इंफॉर्मेशन टीचर यानी स्पाइनल कॉर्ड के पास आ रही है वही इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास भी जाती है। तो इसके पास अलग एरिया होता है, एक एरिया जो सेंस को लेता है रिसेप्टर से, हाँ अच्छा ये इंफॉर्मेशन आई, अच्छा ये इंफॉर्मेशन आई, और एक एरिया जो मोटर है, जो जवाब देता है कि भाई ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। तो इसके पास सेंसरी एरिया भी है, मोटर एरिया भी है। जो भी बच्चे सेंसरी और मोटर में है कंफ्यूज, जितने स्टूडेंट्स को लगता है कंफ्यूजन होता है सेंसरी पार्ट और मोटर पार्ट में, सेंस करने वाला जो है वो सेंसरी और जवाब देने वाला जो है वो मोटर, समझ गए? इसके बाद देखो एग्जांपल दिया है, सेरिब्रम हैज सेंसरी एरियाज, ये मैंने आपको बताया, वेयर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम सेंस ऑर्गन कॉल्ड रिसेप्टर, वो भी हमें पता है, अभी हमने रिफ्लेक्स आर्क में देखा था। सिमिलरली सेरिब्रम हैज मोटर एरिया, सेरिब्रम के पास मोटर एरिया जो जवाब देगा, फ्रॉम वेयर इंस्ट्रक्शंस आर सेंट टू वेरियस मसल्स ऑफ द बॉडी, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, राइट? दे आर कॉल्ड इफेक्टर्स टू डू दी वेरियस जॉब। और ये इफेक्टर जो मसल को, जैसे अपन ने देखा था, वो फिर अलग अलग जॉब परफॉर्म करते हैं एज पर दी स्टिमुलाई, किसको किस चीज की जरूरत है, क्लियर? ओके, that's it. Then we have specific regions in cerebrum for each kind of stimulus and response. अब देखो अलग अलग एरिया है हर चीज के लिए, ऐसे ही जो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन है, जो सेरिब्रम की हम बात कर रहे हैं, उसमें अलग अलग हिस्से, अलग अलग एरियाज है हर एक काम के लिए। जैसे इसके पास ऑसिपिटल लोब होता है। ऑसिपिटल लोब क्या करता है, साइट यानी देखने वाला, विजुअल रिसेप्शन, जो भी चीजें हम देखते हैं तो वो हमको देखने से कैसे याद रहती है, डायग्राम देखने से कैसे याद रहता है, तो वो इंफॉर्मेशन ऑसिपिटल लोब में स्टोर हो जाती है, ठीक है? इसमें थोड़ा सा इनके नाम याद करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट बस ये याद कर लो कौन सा वाला क्या करने वाला है। ऑसिपिटल हमारी आईज को जो इंफॉर्मेशन आई है, आईज के पास वो ऑसिपिटल में स्टोर होगी, ऑसिपिटल आईज, इतना याद रखना। उसके बाद टेम्पोरल लोब जो है, ये एक ऐसा रीजन है टेम्पोरल जहां पर हियरिंग होती है।
हियरिंग से जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में जा रही है वो जा रही है टेम्पोरल लोब में, इसीलिए इसको ऑडिटरी रिसेप्शन कहते हैं। ऑडियो वीडियो, वीडियो मतलब दिखने वाला, ऑडियो मतलब सुनने वाला, तो ऑडिटरी रिसेप्शन याद रहेगा। अब देखो फ्रंटल लोब जो होता है सामने की तरफ, फ्रंटल लोब जो है वहां से इट इज द रीजन ऑफ स्पीच, फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज एंड हायर मेंटल एक्टिविटीज। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ, अब यहां पर ये वर्ड आ गया ना फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज। फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज हमारे फेस में जितने भी हम चेहरे बनाते हैं, अच्छा बुरा, हंसना रोना, ये सब कुछ मसल्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? मसल्स के थ्रू। ठीक है, स्माइलिंग के लिए अलग मसल्स हैं जो पुल करती हैं हमारे लिप्स को, कॉर्नर ऑफ द लिप से तो हम हंसते हैं। ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय द मसल्स। लेकिन ये सब किसने कंट्रोल किया? इन मसल्स को किसने? फ्रंटल लोब ने किया। तो सारी एक्टिविटीज बोलने की और फेशियल एक्टिविटीज, बोलना भी देखो मुंह में यहीं पर है ना, और फेशियल एक्टिविटीज भी यहीं है, तो यहां पे होने वाला सारा काम फ्रंटल लोब देखता है। पैराइटल लोब के पास क्या काम है? टेस्ट, स्मेल, टच और कॉन्शियस एसोसिएशन। जितनी भी चीजें आपको कॉन्शियस रह के महसूस हो रही हैं, किस फॉर्म में? टेस्ट, स्मेल और टच के फॉर्म में। मतलब ये अपने लिए, ये तुम और मैं सभी ये ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना, टच, स्मेल और ये टेस्ट वाला। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? पैराइटल लोब कर रहा है। उसके बाद होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी फोरवन बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे है। कंट्रोल, दे कंटेन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विद इन द ऑर्गन्स ऑफ स्मेल। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इससे पहले ऑल्फैक्टरी इज फॉर स्मेल, बस वही ऑल्फैक्टरी इज फॉर स्मेल। पैराइटल is for taste, smell and touch. Frontal is for speech, facial muscle, facial muscular activities. टेम्पोरल किसके लिए है? सुनने के लिए। और ऑसिपिटल किसके लिए है? देखने के लिए। ये सारे अलग अलग एरियाज हैं हमारे पास जो अलग अलग काम करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो कनेक्ट करके रखता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, बीच में है ना, इसीलिए तो मिड बोला है। तो फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करके रखने वाला जो है वो मिड ब्रेन होता है। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। हेड, नेक और ट्रंक में जो मूवमेंट है, मतलब एक जैसा बना रहे। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस, पर हाँ देखा जरूर होगा, छोटे बच्चे देखे होंगे। छोटे बच्चे अपना ये वाला हिस्सा और गर्दन वाला हिस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते जब वो पैदा होते हैं, राइट। आपने देखा होगा अपन उनको ऐसे उठाते हैं यहां सिर पे हाथ लगा के। ये वाला जो हिस्सा है इसमें जो कोऑर्डिनेशन आता है कि भाई हम खड़े हैं तो हमारी गर्दन गिरनी नहीं चाहिए, हम बैठे हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, टेका नहीं लगाना पड़े, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? हेड, नेक और ट्रंक करते हैं इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। जैसे जहां सुनाई दिया, जैसे अगर मुझे यहां से आवाज आ रही है तो मैं पलट के इधर देखूंगी तो मेरा ये पूरा हिस्सा जो मूवमेंट हुआ ये कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन। क्लियर। उसके बाद हाइंड ब्रेन जो है उसमें 3 सेंटर्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हम देख चुके, अभी हमने जो देखा था। देखो इसीलिए पता है हर बार हमेशा से अगर आप फ्लो चार्ट बना करके याद कर रहे हो तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। अब मैं ऐसे लिख के ले आऊं तो तुमको कैसा लगेगा, लेकिन देखो हमने यहाँ इसको इस तरीके से याद किया तो विजुअलाइज करके खुद के याद करने के लिए भी इजी है। क्लियर। तो जब भी आपको इसको ये वाला पूरा पोर्शन रिवाइज करना है ना, बस अपन ने ये खोला, कौन सा वाला? ये वाला, ये खोला और इसमें देख लिया कि कैसे हम रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर। अब देखो, अब अपन बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला, ये 3 पार्ट है। सेरिबेलम जो है वो रूफ होता है हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन में सबसे ऊपर जो है वो है सेरिबेलम और नीचे जो है वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो दिस रीजन कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। बॉडी मूवमेंट कैसा होना चाहिए, हिलना है नहीं हिलना है, पोस्चर कैसा रखना है, ऐसे करके बैठना है कि ऐसे करके बैठना है, ये सारी चीजें जो है ये कौन कंट्रोल करेगा? सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। सो देखा जाए तो कितनी हमारा ब्रेन कितना ऑर्गेनाइज्ड है। इतनी ऑर्गेनाइज्ड हो कि अगर हम रह लें और हम अपने काम कर लें तो सोचो कितना अच्छा हो। भाई वहां पर हर एक को अपना अपना काम दिया हुआ है। दिस इज द एसोसिएशन, ये तरीका होता है काम करने का। सब अपना 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 काम कर रहे हैं, एक चीज को संभाल रहा है ना। अलग अलग सेंटर्स हैं तो कितना ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करके थोड़ा थोड़ा टाइम दें तो शायद ज्यादा अच्छा हो, है ना। अब देखो आगे, तो ये मूवमेंट और पोस्चर कंट्रोल करता है। लेकिन पॉन्स जो है वो मेड्यूला के जस्ट नीचे है और ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, लाइफ
लाइफ प्रोसेसेस में इसी साल 10th क्लास में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रेस्पिरेशन एनर्जी बनाने का प्रोसेस, ब्रीदिंग सांस लेने का प्रोसेस। तो वो जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करता है पॉन्स। मेड्यूला क्या करता है, देखो मेड्यूला सबसे पहले तो फ्लोर होता है, सबसे नीचे का हिस्सा होता है, तो इट इज द फ्लोर ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। और यहीं से फिर देखो स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। ये दिख रहा है, ये पॉन्स दिख रहा है, सेरिबेलम दिख रहा है और ये मेड्यूला, और उसके बाद यहीं से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का सबसे स्टार्टिंग का हिस्सा भी कहलाया जा सकता है और हाइंड ब्रेन का सबसे आखिरी फ्लोर हिस्सा भी कहला सकता है। इट इज ऑल्सो द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग कर रहे हो, ये सब कुछ तो यही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वॉमिटिंग जो है, वॉमिटिंग के लिए इसमें अलग से एक पार्ट होता है जो कहलाता है CTZ सेंटर, वो कंट्रोल करता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला इस लेवल पे, लेकिन आगे के लिए पता होना चाहिए। CTZ सेंटर होता है जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, CTZ, बस इससे ज्यादा अपने को इसको नहीं पढ़ना। ठीक, अब स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीजें मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ने कंट्रोल कर ली। हो गया, यहां पर अपन ने देख लिया ब्रेन में कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या पार्ट कर रहा है। अब फंक्शन क्या होता है ब्रेन का, जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, तो सेंस ब्रेन कर रहा है, रिस्पॉन्ड ब्रेन कर रहा है, हर चीज को ब्रेन ही तो कर रहा है। इंटेलिजेंस का जितना भी काम है, मेमोरी, लर्निंग, वॉकिंग, मेंटेनिंग द पोस्चर, स्वॉलोइंग, टेस्ट, ये सब कुछ, ऑडिटरी, विजुअल, मुंह में क्या आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, ये सब कुछ आपका ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, फिर उसको रिप्लाई बैक, रिस्पॉन्ड बैक भी कर रहे हैं। ब्रेन रिसीव्स द इंफॉर्मेशन कैरिंग इंपल्स फ्रॉम ऑल सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगी, ये तो आंख बंद करके लिख देना। ब्रेन रिस्पॉन्स टू द इंपल्सेस ब्रॉट बाय द सेंसरी ऑर्गन, जो भी भाई हमारे पास आया है स्टिमुलस, जो भी मैसेज आया उसको भाई रिप्लाई तो करना पड़ता है ना, तो वो रिप्लाई कर देना। ब्रेन कोरिलेट्स द वेरियस स्टिमुलाई for different sense organ and produce the most appropriate and intelligent response। ये क्या करता है, जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, जो तुमने महसूस किया, उस चीज को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, फिर उसको एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद क्रिएट करता है रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके बाद और क्या काम करता है, ब्रेन कोऑर्डिनेट्स दी बॉडीली एक्टिविटी, वो मैंने आपको बताया, पोस्चर और सारी चीजें ब्रेन ही कर रहा है। ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन सो दैट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस। ये जो पॉइंट है ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। क्या समझने वाला पॉइंट है, क्या होता है, जैसे हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, हमें डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, तो अब हमारे दिमाग में ये मेमोरी बनी हुई है कि डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इंजेक्शन लगा देगा, तो हम उससे हमेशा डरेंगे। तो मतलब हमने क्या किया, हमारे ब्रेन ने इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो दर्द हो रहा है, सो दैट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड। तो अब हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, हम हमेशा डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि पिछली बार उसने इंजेक्शन लगाया था। जितने लोग भी पेट से डरते हैं, मतलब सपोजिंगली डॉग से डरते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ, और ये जो है ना, ये मेरी महसूस की हुई चीज है। मुझे एक बार वन डॉग जस्ट बाइट मी, मेरे को किसी डॉग ने काट लिया, तो क्या हुआ, अब मेरे दिमाग में वो मेमोरी स्टोर है। अब मेरे सामने कोई डॉग कितना भी अच्छा आ जाए, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता ही नहीं है, मुझे वही याद आता है, काट लेगा, इसको हटाओ। तो ये जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मेमोरी स्टोर करके ये वाला जो काम हो रहा है, ये भी ब्रेन कर रहा है। क्लियर? These functions make the brain thoughts and intelligence। यहां पर thoughts and intelligence का सारा काम ब्रेन ने कर दिया, ये तो आप लिख ही लोगे। इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि मुझे एक बार वन डॉग बाइट में, मेरे को किसी एक डॉग ने काट लिया था, तो ये याद रहेगा। अब अपन बात करते हैं वही स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन की जो चोटी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी। इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व। सही बात है, हम इतनी देर से वही पढ़ते आ रहे हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि ये ब्रेन का एक पार्ट है, इलोंगेटेड पार्ट, जो बना हुआ है नर्व्स का, और इसमें बहुत सारी नर्व्स कनेक्टेड रहती हैं जो बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, जो दोनों तरफ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों साइड गई हुई है, वो कंट्रोल करने के लिए इसके पास अलग अलग नर्व्स हैं। और यही नहीं, टोटल इसमें 31 नर्व्स होती हैं। ठीक है, टोटल 31 स्पाइनल नर्व, सोचो यानी कितनी सारी नर्व्स हमारा काम कर रही हैं। इट बिगिंस इन कंटिन्यूएशन विद मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड एक्सटेंड टू डाउनवर्ड्स। देखा था ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद से शुरू होता था, अगर नहीं देखा था तो देख लो, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद से शुरू होता था और फिर जाता था, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला के बाद से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती थी। आ गया समझ में? और उसके बाद जो कंटिन्यूएशन जो नीचे जा रहा है, बस वही है
spinal cord. Clear? In continuation with medulla oblongata and extends downward. It is enclosed in a bony cage vertebral column. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ब्रेन जो है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बोनी केज से कवर रहती है ताकि कभी चोट लगे, शॉक लगे तो हमें प्रोटेक्टेड रहे हमारा ब्रेन, क्योंकि जो सारा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो दोनों प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए ये भी एक केज में है बंद, वो कहलाता है वर्टिब्रल कॉलम. टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. पेयर है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, यानी इतनी सारी नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हमारा सारा काम कर रही है बॉडी का. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो फंक्शन क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का? जितना भी मैंने तुम्हें रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क सारी चीजें बताई, वहां क्या हो रहा है, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है और फिर स्पाइनल कॉर्ड ही मैसेज दे रहा है. तो ये जो है ये रिसीव करता है स्टिमुलस यानी रिस्पॉन्स, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स देता है. महसूस करके रिस्पॉन्स देना काम है किसका? स्पाइनल कॉर्ड का. देखो स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का मेन सेंटर है. दूसरा ये नर्व, सारी जो नर्व्स है उनको कंट्रोल कर रहा है, कंसर्न्ड विद कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. जो भी ब्रेन में नर्व इंपल्स आ रही है, जा रही है, सारी यहीं से इसी से होके गुजरती है ब्रेन तक जाने के लिए. क्लियर? बस इतना हुआ अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का. अब अपन बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल मतलब ये सेंटर था ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अब इसके आसपास बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सब कहलाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो इसमें क्या क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल यानी ब्रेन से निकलने वाली नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स, इन दोनों का काम है किसमें आता? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. तो इसमें क्रेनियल नर्व यानी जो हेड से, ब्रेन से सॉरी रिलेटेड है, और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है. काम इनका भी वही है, मैसेज लाना, ले जाना इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स. अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड. ब्रेन से निकल के पूरे हेड में स्प्रेड रहती है. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. अलग अलग हिस्से के लिए, अलग अलग काम के लिए 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं. स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं. देखो मैंने यही बताया आपको, अलोंग द मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, और फिर पूरी बॉडी में चली जाती हैं. देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ये भी हम पढ़ चुके हैं. तो अगर पेरिफेरल नर्व, अब देखो क्या है ना, जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा है उन सबके आधे आधे काम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं नर्व्स के थ्रू कर रहे हैं. नर्व्स कहाँ आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. क्लियर? ओके, ऑल राइट. देन वी हैव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? जो खुद ही सारा काम कर रहा हो, खुद ही सब कंट्रोल कर रहा हो. बस ये भी वही है. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, और इसको एक और चीज बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये बाकी ऑर्गन्स के साथ मिलजुल के काम कर रहा है. इट लाइज आउटसाइड एंड पैरेलल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बाहर है और उसी के साथ में सिचुएटेड है पैरेलली. तो इसलिए ये जो है ये कहला रहा है सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम. कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ चेन ऑफ नर्व एंड गैंग्लिया फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. गैंग्लिया मैं आपको बता चुकी हूं, वो जगह जहां से अराइज हो रही है या जहां पर एंड हो रही है क्या? नर्व्स. ठीक है, वो कहलाता है गैंग्लिया. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑटोमेटिकली एंड फंक्शनली इनटू सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. अब तुम्हें अगर वो फ्लो चार्ट याद हो आपको, तो मैंने लास्ट वाला जो पार्ट बताया था वही था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उसमें था पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक. अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? इसको देख के मत घबराओ, ये बहुत आसान सी चीज है. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि जो टेंशन में सारा काम करे, बस वही सिंपैथेटिक, और जो रिलैक्स होके काम करे वो पैरासिम्पैथेटिक. जब भी आप परेशान हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, उस समय जो काम कर रहा है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और जब भी आप आराम से हो, रिलैक्स कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, सो रहे हो, वो सारा जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन. जैसे ही परेशानी आई ये एक्टिव हो जाएगा, प्रिपेयरिंग बॉडी टू फेस देम, और आपसे बोलेगा चल यार कोई बात नहीं, आज डांट पड़ेगी, चल आज फिर चले जा, लेट हो गया, कोई बात नहीं, खा लेना यार थोड़ी सी डांट, तूने गलती करी है ना. ये जो अंदर से आपकी आवाज आ रही है ना, मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, आपके पेरेंट्स ने आपसे ये बात कभी ना कभी जरूर कही होगी कि अपने पास दो तरीके के मन होते हैं. एक अच्छा मन होता है, एक बुरा मन होता है. अच्छा मन कहता है चल यार पढ़ाई कर ले, एग्जाम आ रहे हैं. बुरा मन कहता है अरे अभी बहुत टाइम है. बस ये है कौन सा वाला मन, ये आपको तैयार कर रहा है फेस करने के लिए. बुरा वाला है, कोई बात नहीं, और ये जो है ये अच्छा वाला है. देखो इट इज एक्टिव ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन, और आपको प्रिपेयर करता है फेस करने के लिए, एसोसिएटेड विद फाइट एंड फ्लाइट. अब ये जो मैं आपको बोल रही हूं ना, ये वही है. ये फाइट या तो बोलता है लड़ो या बोलता है भाग जाओ. समझ गए?
ओके अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव ड्यूरिंग रिलैक्सिंग टाइम, रेस्टोरिंग नॉर्मल एक्टिविटी आफ्टर स्ट्रेस। अब भाई स्ट्रेस खत्म हो गया, अब चलो एग्जाम खत्म हो गए, खेलेंगे, मम्मी अब तो एग्जाम खत्म हो गए, अब तो खेलने दो, अब तो गाना सुनने दो, अब तो टीवी देखने दो, वो ये सब ये करा रहा है वो, ठीक है। अब की बार ऐसा होना तो कह देना मम्मी मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया क्योंकि मेरे एग्जाम खत्म हो गए, ठीक है। अब इट इज समटाइम्स कॉल्ड हाउसकीपर सिस्टम, ये देखो ये हाउसकीपर सिस्टम भी कहलाता है, इसीलिए, समझ गए। चलो आगे बढ़ते। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, हमने एनिमल की बहुत सारी बात कर ली, लेकिन सिर्फ अकेले आप और मैं समझदार नहीं है, हमारे प्लांट्स भी हैं काफी समझदार, और उनके पास भी अलग अलग चीजें हैं जो इनको समझदार होने में हेल्प कर रही है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट, टच, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर स्टिमुलस। अब प्लांट जब लाइफ प्रोसेसेस मैंने पढ़ाया था तो वहां मैंने बोला था कि मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में नहीं होता, इसीलिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, प्लांट को एनर्जी नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा मूव करके, लेकिन वो बेंड तो हो सकता है। अगर कोई घर ऐसा बना हुआ है, अगर कोई घर ऐसा बना हुआ है और यहां पर वो प्लांट आपने लगाया, तो तुम्हें पता है जब ये बड़ा होगा ना तो ये कोशिश करेगा कि ये झुक के यहां से निकल जाए, समझे। एक चीज ये, एक मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट सनफ्लावर क्या करता है, जहां सन दिखता है उसकी तरफ मुड़ता चला जाता है, ये होता है ना, ये भी प्लांट का मूवमेंट है। क्लियर। टच मी नॉट, छुई मुई, है ना, तो छुई मुई प्लांट जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने उसको टच किया वो सिकुड़ जाएगा, बंद हो जाएगा, और आप हाथ हटा लोगे थोड़ी देर बाद वापस से फैल जाएगा। एक्चुअली में ये कौन कर रहा है, उसको किसने बताया, कोई नर्व है? नहीं, नर्व नहीं है। क्या होता है वहां पर, वाटर का ये जो मूवमेंट हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर, वो करा रहा है उसमें पूरा मूवमेंट। तो ये कुछ जो चीजें हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, बस यही कंट्रोल कर रही हैं। किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है, बस वो देखेंगे अपन। तो क्या कहलाती है, प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट, टच, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अदर स्टिमुलस। ये भी बाहर के चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं, जहां जगह नहीं मिलेगी उससे हटके ग्रो होने लगेंगे। बेल कैसी होती है, कोई भी चीज मिल जाए, क्लाइंबर्स, बेल, कोई भी चीज मिल जाए वहीं उसी को पकड़ के ग्रो होने लग जाती है। सो द ग्रोथ इन प्लांट्स बाय सर्टेन केमिकल सब्सटेंस नोन एज प्लांट हार्मोन। इनके पास भी हार्मोन्स होते हैं और हमारी बॉडी में भी हार्मोन होते हैं। इनके पास जो हार्मोन है वो एक केमिकल सब्सटेंस की तरह वर्क करते हैं, जिनको बोलते हैं फाइटो हार्मोन। प्लांट के हार्मोन फाइटो हार्मोन। मूवमेंट ऑफ प्लांट इन दिस डायरेक्शन कंट्रोल्ड बाय स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिज्म। और ये जो प्लांट अलग अलग स्टिमुलाई, चेंज इन द एनवायरनमेंट में, हमेशा स्टिमुलाई का आपको मतलब बताती हूँ। स्टिमुलाई क्या है, चेंज इन द एनवायरनमेंट। ये जो चेंज इन द एनवायरनमेंट हुआ है, इसको जब रिस्पॉन्ड करता है प्लांट, तो उस मूवमेंट को कहते हैं ट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर इसने ग्रेविटी के साथ किया, ठीक है, तो ये ट्रॉपिज्म ही है, लेकिन अगर लाइट के साथ किया तो भी ट्रॉपिज्म है, बस नाम चेंज होता जाता है। टच के साथ किया तो भी ट्रॉपिज्म है, थिग्मोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये सारे जो है, ये सब मूवमेंट जो कहला रहे हैं वो कहलाते हैं ट्रॉपिज्म। आओ उनको देखते हैं कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। प्लांट बाहरी स्टिमुलस, बाहरी चेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, आओ वो देखते हैं। देखो, प्लांट यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। प्लांट्स में जो सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, हम में कैसे जा रही थी, न्यूरॉन्स के थ्रू जा रही थी। इनके पास न्यूरॉन्स नहीं है ना, नर्व सेल्स नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स से मतलब केमिकल के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन का आना जाना करवाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, मिमोसा पुडिका यानी टच मी नॉट प्लांट, यानी छुई मुई प्लांट, हिंदी में छुई मुई, इंग्लिश में टच मी नॉट, और बोटानिकल नेम मिमोसा पुडिका। ये सारा जो है, ये जो प्लांट है, आप जैसे इसके पास हाथ ले जाते हो तो ये बंद हो जाती है ना। ये लीफ जो है वो पहले ऐसे खुली हुई रहती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास हाथ लेकर जाओगे, जैसे इसे टच करने लगोगे, तो ये ऐसे ऐसे इस तरीके से बंद हो जाएगी। तो ये बंद जो हो रही है, कैसे हो गई, इसके पास तो कोई मूवमेंट करने का रास्ता नहीं था। इसमें ये जो खुलना और बंद हो रहा है, ये सिर्फ वाटर के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। वाटर आया तो फैल गया, वाटर गया तो सिकुड़ गया, बस यही काम हो रहा है। देखो, फोल्डिंग अप एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट टच मी नॉट मिमोसा पुडिका व्हेन लाइटली टच्ड इज एन एग्जांपल। ये एग्जांपल हो गया इसके मूवमेंट का। प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग श्रिंकिंग देयरबाय चेंज इन शेप। वाटर जो मूव कर रहा है वही स्वेलिंग और श्रिंकिंग करा रहा है, जिसकी वजह से इनका शेप हो जाने वाला है चेंज। अब प्लांट में जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, प्लांट मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल प्लांट पार्ट और ऑर्गन्स ऑफ
प्लांट लाइक किस किस में मूवमेंट होता है, शूट में होता है, रूट में होता है, फ्लावर में होता है, शूट, रूट एक्सेट्रा आर ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहरी कुछ चेंज की वजह से, कोई लाइट की वजह से मूव कर रहा है, कोई टच की वजह से मूव कर रहा है, कोई ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, कोई केमिकल की वजह से मूव कर रहा है। बस ये जो अलग अलग चीजें हैं जिनके रिस्पॉन्स में प्लांट मूव कर रहा है वही कहलाता है प्लांट मूवमेंट। सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक लाइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एक्सेट्रा। समझ गए? अब देखो इन मूवमेंट्स को भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया, डायरेक्शनल और ट्रॉपिकल मूवमेंट। अब अगर स्टिमुलस जिस तरफ है उस तरफ मूवमेंट हो, प्लांट का मूवमेंट ट्रॉपिज्म कहलाता है। तो जिस तरफ स्टिमुलस है, अगर यहां स्टिमुलस है और प्लांट यहां मूव कर रहा है तो मतलब पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अगर जहां स्टिमुलस है उससे अवे मूव कर रहा है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। स्टिमुलस की तरफ प्लांट का मूवमेंट पॉजिटिव होता है, अगेंस्ट द स्टिमुलस नेगेटिव होता है। समझ गए? अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं तो ग्रेविटी में क्या होता है, ये रूट्स है, ये प्लांट है, ठीक है। तो ग्रेविटी किस तरफ लगती है, ग्रेविटी जो है वो लगती है इस तरफ, है ना, यहां पर लगेगी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की तरफ कौन ग्रो कर रहा है, रूट्स, तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ कौन जा रहा है, शूट, तो वो है नेगेटिव ट्रॉपिज्म इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। समझ गए? बस यही चीज है। तो देखो, इट इज द डायरेक्शनल ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए करा है मूवमेंट। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस के पास जाए, नेगेटिव ट्रॉपिज्म अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इनको अलग अलग करा गया, क्लासिफाई। पहले को बोला फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ जब मूवमेंट हो तो कहलाता है फोटोट्रॉपिज्म। दूसरे को बोला जियोट्रॉपिज्म, मतलब ग्रेविटी की तरफ जब मूवमेंट हो तो कहलाता है जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में, एंड जो सनफ्लावर में देखते थे अपन। दूसरा जियोट्रॉपिज्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए जो मूवमेंट हो वो कहलाता है जियोट्रॉपिज्म। और यही नहीं, इसके अलावा भी टच, थिग्मोट्रॉपिज्म, और केमिकल के लिए कीमोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब होता है वाटर के लिए मूवमेंट, वाटर की तरफ मूवमेंट है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमिकल की तरफ मूवमेंट है तो कीमोट्रॉपिज्म। अब it is the movement of part of the plant in response to water, और कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। जैसे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन जो होता है फ्लावर्स में, वहां बनता है पोलन ट्यूब, और वही पोलन ट्यूब कैसे बन गया, वो केमिकल के रिस्पॉन्स में बना और वो कहलाएगा कीमोट्रॉपिज्म। देखो, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स केमिकल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ओव्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर इज द एग्जाम्पल। समझ गए? क्लियर हो गया? अब देखो, प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन होते क्या हैं? एक्चुअली में वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिलीज होते हैं किसी और जगह लेकिन काम करते हैं किसी और जगह। दे आर मेड और सिंथेसाइज्ड इन अदर साइट अपार्ट फ्रॉम द साइट वेयर दे वर्क। जहां वो काम करने वाले उनसे बिल्कुल अलग साइट पे बनते हैं और केमिकल होते हैं। डिफाइंड एज केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट, अपने आप नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, किसी ने कराया नहीं है। प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स इन द एनवायरमेंट। अब ये क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, प्लांट का डेवलपमेंट कराते हैं, हर चीज हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। पत्ती को सूख के कब गिरना है, शेडिंग ऑफ लीफ कब होगी, फ्रूट कब बनेगा, ग्रोथ कैसी होगी, सब कुछ ये केमिकल करने वाले। दे आर सिंथेसाइज्ड एट द प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज इन द एरिया ऑफ एक्शन। मैंने आपको बताया था पहले भी, जहां बन रहे हैं उससे बिल्कुल अलग जगह में जाकर ये अपना काम करते हैं। क्लियर? ऑल राइट। अब देखो इनके टाइप्स। Types of phytohormone, major types of phytohormone are as follows: auxin, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ये चार हमको पढ़ने। ऑक्सिन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन है जो कहां बन रहा है, शूट के टिप में बन रहा है, और ऑक्सिन के सारे काम अच्छे यानी ग्रोथ बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये करता है, प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन, सेल को बढ़ाता है, रूट फॉर्मेशन, रूट बनवाता है, सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करवाता है, और रेस्पिरेशन यानी एनर्जी बनाने का प्रोसेस करवाता है। प्लेस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, वाटर अपटेक, प्रोटीन भी बनाएगा, वाटर भी खिंचवाएगा, ये सारे काम कर रहा है ऑक्सिन। गिबरेलिन जो है वो क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, इट इज फाउंड इन फ्रूट्स एंड सीड्स। ये सिर्फ
फ्रूट और सीड में होता है। जैसे जो ओवरी है उस मतलब फ्रूट का कोई भी एडिबल पार्ट जो होता है, खाने वाला हिस्सा जो फ्रूट का होता है, वो होता है उस फ्रूट की जो पहले फ्लावर था उसकी ओवरी ही आगे जाकर बनती है फ्रूट जिसको हम खाते हैं। तो वो काम किसने करवा दिया, उसको फ्रूट बनने का काम किसने करा दिया, गिबरेलिन ने करा दिया। अब आता है साइटोकाइनिन प्रोड्यूस्ड इन डिवाइडिंग सेल्स थ्रू आउट द प्लांट। जहां जहां भी सेल डिवाइड करते हैं वहां जो हार्मोन बनता है वो कहलाता है साइटोकाइनिन। इट इज प्रोड्यूस्ड इन रूट टिप्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू शूट। रूट में बना, शूट में आ गया, प्रमोट सेल डिवीजन, सेल की ग्रोथ ये भी करवाएगा, हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड एंड रेगुलेट द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है, सीड्स की डोरमेंसी को तोड़ता है, मतलब सीड में जो रुकी हुई ग्रोथ है, डोरमेंसी मतलब ग्रोथ रुकी हुई, तो वो जो है उसको तोड़ता है और आगे बढ़वाता है। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट यानी फूड का ट्रांसपोर्ट भी कराता है। डिले द एजिंग इन लीफ, प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब भाई ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है जो होती है वाटर की वजह से, ये हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में, लेकिन उसमें कुछ काम इस साइटोकाइनिन का भी होता है और इस बात को बहुत दिमाग में बिठा लेना, हाइपोथैलेमस में डाल लेना। आप पढ़ चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो आगे हर जगह मैं हाइपोथैलेमस ही यूज करने वाली हूं, उसमें डाल लेना, क्योंकि जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है वो वहां भी काम आएगी। जब मैं आपसे बोलूंगी आप मेंशन करो फंक्शन क्या होते हैं भाई प्लांट हार्मोन के, तो बता दोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोकने वाला, जहां जहां ग्रोथ हो रही है ये वहां जाएगा, बोलेगा भैया ग्रोथ करने की कोई जरूरत नहीं है, पत्ती हो आप झड़ जाओ, स्टेम हो आप टूट जाओ, बस ये सबका खराब करेगा काम, ठीक है। इट कॉजेज डोरमेंसी ऑफ सीड, ट्यूबर्स एंड बल्ब, मतलब जो ये सारे पार्ट्स हैं, सीड्स, ट्यूबर, बल्ब, उन सबकी ग्रोथ को रोकेगा। एंड प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज रखेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड क्लोरोफिल। अब तुम सोचो इसका प्रोटीन, क्लोरोफिल, आरएनए कैसे गिर गया। अब जब कोई भी प्लांट पार्ट टूट के गिर जाए तो वो क्या होगा, ग्रोथ तो रुक जाएगी, तो ये बस ग्रोथ को रोकने वाला है। अब अपन आते हैं फंक्शंस पे, मैंने आपको बोला था फंक्शन की बात करना है। सीड में ग्रोथ प्लांट हार्मोन ने कराई, सीड की ग्रोथ रोकी प्लांट हार्मोन ने, पूरा प्लांट ग्रो कर रहा है हार्मोन की वजह से। और अपन ने क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी देखा, फ्रूट कैसे बनेगा, राइपनिंग जो हो रही है वो भी प्लांट हार्मोन की वजह से हो रही है, फ्लावर हो रहा है, सारे काम प्लांट हार्मोन की वजह से हो रहे हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का बनना, ग्रोथ एंड रूट स्टेम लीफ, इन सब की ग्रोथ, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, फूल कैसे खिला वो भी इसने कराया। राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब ओवरी से फ्रूट जो बन गया, पक गया जो फ्रूट, वो भी इसने कराया। ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी इसने कराया, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, सारे काम, कीमोट्रोपिज्म, वो सब भी इसी ने कराए हैं। किसने? प्लांट हार्मोन ने। क्लियर? अब यहां पर खत्म हो गई प्लांट हार्मोन की बात और चालू हो गई हमारी बॉडी में प्रेजेंट हार्मोन्स की, जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत सारी n नंबर ऑफ चीजें कंट्रोल करते हैं। इन हार्मोन्स के बॉडी में होने से और ना होने से पड़ता है बहुत सारा फर्क। हार्मोन होता है केमिकल सब्सटेंस, एक तरीके का केमिकल है, विच कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रोथ। उनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उनकी ग्रोथ में मदद करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन जहां बनता है उससे अलग साइड पर काम करता है, ब्लड में रिलीज हो जाता है, फिर अपनी टारगेट साइड यानी जहां उसको काम करना है वहां पहुंचता है और फिर अपना काम करता है। तो टारगेट साइड होती है कुछ हार्मोन में। हार्मोन्स आर सेक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टिश्यूज, मतलब हमारे ही बॉडी के कोई ग्लैंड से या टिश्यू से बनकर आ रहा है क्या, ये हार्मोन। उसके बाद देखो, they are put directly into the blood and carried throughout the body by blood circulatory system। ये सीधे ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला होता तो मतलब कि कोई डक्ट होती जिसमें से इसका सेक्रीशन निकल के जाता। तो एंडोक्राइन यानी वो ग्लैंड जो अपना सेक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में पोर करें, और एक्सोक्राइन यानी वो ग्लैंड जो एक डक्ट के थ्रू अपना सेक्रीशन पोर करें, राइट। एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया। हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट at the site different from the sites where they are made, so they are called chemical messengers। ये भी मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जहां बनते हैं वहां से अलग जाकर काम करते हैं, और इसीलिए इनको बोला जाता है कि भैया आप हो केमिकल मैसेंजर, केमिकल के फॉर्म में मैसेज लेकर आने वाले। और इनकी जो अलग अलग साइट्स होती हैं जहां पर ये वर्क करते हैं उसको बोलते हैं टारगेट साइट्स। दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन कॉल्ड एज टारगेट साइट्स। और ये अलग अलग बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट करते हैं, हर चीज को
रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में कौन सी चीज कम ज्यादा है, किसको बनना है, किसको नहीं बनना है, वो सारा काम। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड आल्सो इट्स ग्रोथ, ये भी हमने पढ़ लिया। सेक्रेटेड इन एक्सट्रीमली माइन्यूट क्वांटिटीज, हाँ ये एक नई चीज है कि हार्मोन जो है वो बहुत थोड़े से अमाउंट में, बहुत थोड़ा सा रिलीज होता है। जो हम मेडिसिन खाते हैं वो हम थोड़ी सी खाते हैं कि पूरी एक प्लेट भर के खाते हैं, थोड़ी सी खाते हैं ना, वो भी केमिकल है। ऐसे ही हार्मोन जो है वो भी केमिकल है, जो थोड़ी सी अमाउंट में होता है रिलीज। केमिकली हार्मोन्स में भी पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स और स्टेरॉइड्स। जो ये हार्मोन्स होते हैं, मैंने आपको ये हमेशा से बताया, जहां कुछ समझ में नहीं आया ना वहां बता देना भैया प्रोटीन ही है, प्रोटीन ही है। बॉडी में ये जो हार्मोन बन रहा है ये किस फॉर्म में बनता है, प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं या स्टेरॉइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, इन सब फॉर्म में होता है। हार्मोन हेल्प्स द बॉडी टू कोप अप विद इमरजेंसी डिमांड। हमारी बॉडी में जो इमरजेंसी डिमांड होती है, जैसे ग्लूकोज ब्लड में एकदम कम हो गया तो भी हार्मोन रिलीज होगा, ग्लूकोज एकदम बढ़ गया तो भी हार्मोन रिलीज होगा। अगर टेम्परेचर बॉडी का फ्लक्चुएट करा, मतलब कि ऑल्टर हुआ, कम ज्यादा हुआ टेम्परेचर, तो भी हार्मोन कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जितनी भी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस होती हैं उन सब में, जैसे अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, तब भी हार्मोन आएगा काम करने। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है बॉडी के वो सब हार्मोन कर रहे हैं, सच एज इन्फेक्शन, ट्रॉमा, डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन एंड हीमरेज एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन कंट्रोल करने वाले हैं। हार्मोन्स जो होते हैं एनिमल में, दे आर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इन एनिमल्स। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एनिमल्स में, यहां से वहां टारगेट साइट पे जा रहे हैं तो कुछ मैसेज लेकर ही तो जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, जो मैं आपको पिछली बार में बता चुकी हूं। दे आर स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू विच मैन्युफैक्चर हार्मोन एंड सेक्रीट देम डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वहां मैंने आपको बताया था सीधे ब्लड में पोर हो गया, टू एक्ट एट डिस्टेंट साइट इन द बॉडी विच इज नोन एज टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स, जो टारगेट साइट है इनकी। दे आर डक्टलेस ग्लैंड लोकेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब अगर मैं ये नहीं भी लिखती तो भी चल जाता, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट अपना सेक्रीशन दे रहे हैं, मतलब डक्ट की तो जरूरत नहीं ही है, तभी तो दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि डक्टलेस ग्लैंड है, डक्ट ही नहीं है। अब जैसे मैं आपके लिए ब्रेन लेकर आई थी, उसके पार्ट्स लेके आई थी ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, वैसे ही मैं लेकर आई हूं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो थायराइड, एड्रिनलिन कॉर्टेक्स, पैनक्रियास, पिट्यूटरी एंड ओवरीज, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के। अब इनसे हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, थायराइड थायरोक्सिन रिलीज करती है, एड्रीनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरॉन रिलीज करती हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती हैं, पिट्यूटरी एंटी डायूरेटिक एडीएच हार्मोन रिलीज करते हैं। घबराओ मत, नाम सुन लो, आगे फंक्शन पे जाएंगे। ओवरीज जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती हैं। और इनका रिस्पांस क्या होता है, रिस्पांस थायरोक्सिन जो है वो रेज बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है थायरोक्सिन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, कंट्रोल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम, मतलब सोडियम पोटेशियम इन सब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है एल्डोस्टेरॉन। इंसुलिन क्या करता है, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। एंटी डायूरेटिक कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, मतलब जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो हमने बोला हार्मोन वर्क करता है, तो उस समय कौन सा हार्मोन वर्क करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में भी बताऊंगी कैसे वर्क करता है, नाम बस याद रख लो। प्रोजेस्टेरॉन है हार्मोन जो क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करेगा। इतना आपको अगर पता है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। हाँ, इसमें कुछ चीजें, कुछ एग्जाम्पल मिसिंग है, लेकिन ये आपके लिए सिर्फ फ्लो चार्ट है, इसीलिए इसमें कुछ चीजें मिसिंग है। आगे मैं एक एक चीज पढ़ा रही हूँ डिटेल में, लेकिन अगर ऐसे याद रख लिया तो आपका मोस्ट ऑफ इट काम कंप्लीट है, समझ गए। अब आगे देखो, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन इंक्लूड, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड जो अभी बताए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनलिन, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये सारे के सारे क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कोई परेशानी नहीं है, एक एक का याद कर लेंगे, नाम बस याद करना है। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनलिन, एड्रिनल और टेस्टिस एंड ओवरीज। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें, हाइपोथैलेमस कहां पे था, यहां पर
बिल्कुल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके सबसे ऊपर वाला जो है वो ही है हाइपोथैलेमस। लास्ट पार्ट जो अपने इस साइड ब्रेन में था, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, लेकिन रेगुलेट सेक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके बिल्कुल जो ब्रेन स्टेम है उसके पास ही प्रेजेंट है। मैं आपको अभी ये पिक्चर में दिखाती हूं जहां पर अपन ने ब्रेन स्टेम पढ़ा था वहां पर, ठीक है। देखो ये जो है ये है, ये यहां पर जो उसका पीछे वाला हिस्सा है हाइपोथैलेमस, देखो वो आपको दिखा भी रहा है, अगर मैं ये हटा दूं, हाइपोथैलेमस और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड और यहां पे ये छोटा सा है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये यहां पर जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये बिल्कुल मटर के दाने के बराबर बड़ा होता है, इतना छोटा सा हार्मोन है, इतना छोटा सा पी साइज का। अब अपन आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, हाइपोफाइसिस उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन, आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, कंट्रोल्स द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स के फंक्शन को करता है कंट्रोल। द पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट 5 हार्मोन, 5 तरीके के हार्मोन सेक्रीट करता है, जिसमें से पहला है ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही समझ में आता है कि ग्रोथ कराता है, रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारी बॉडी में है तो किस चीज की ग्रोथ कराएगा? बोन्स एंड मसल्स की तो कराएगा। ट्रॉफिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के बाद नेक्स्ट है ट्रॉपिक हार्मोन, रेगुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन है उसको कंट्रोल करता है, भैया तुमको ये रिलीज करना है, तुमको ये रिलीज करना है, तुम्हें ये रिलीज करना है, ये काम बता देता है। लाइक एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड, टेस्टिस, ओवरी, उन सबको इनका काम बता देता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल। मेमोरी ग्लैंड्स जो है उसमें जो काम होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन कंट्रोल करता है, और बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं। किस चीज में? एक है प्रोलैक्टिन हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का देखो काम क्या है? मेमोरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना उसके फंक्शन को। लेकिन प्रोलैक्टिन है जो इजेक्शन ऑफ मिल्क कराता है ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन पीरियड में, प्रेगनेंसी के बाद जो मिल्क रिलीज होता है मेमोरी ग्लैंड्स में से, उसका रिलीज कराता है ऑक्सीटोसिन, जो टच से स्टिमुलेट होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है, इजैकुलेट कराता है मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क इज फ्रॉम ऑक्सीटोसिन। एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है विच रेगुलेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। वेसोप्रेसिन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी में। पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट इन द ब्रेन नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वो मटर के दाने के बराबर जो हाइपोथैलेमस के पास ग्लैंड सिचुएटेड है ना, वहीं पर है। सेक्रीट्स मेलाटोनिन हार्मोन विच डिलेज सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड प्रमोट स्लीप। ये क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आपने 8th क्लास में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़े हैं उनको ये कम करता है, उनको कम करवाता है, ठीक है। सेक्सुअल डेवलपमेंट को डिले कर देता है, देरी करवाता है उसमें। एंड प्रमोट्स द स्लीप, इससे बहुत सारी नींद आती है। आपको जो आ रही है वो इसकी वजह से नहीं आती है, वो अलग है, वो आलस है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें, थायराइड ग्लैंड यहां प्रेजेंट है बिलो दी नेक, ठीक है। और आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन इस थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है ताकि ये थायरोक्सिन हार्मोन बना सके। और मैं आपको फ्लो चार्ट में बाकी की चीजें सारी बता ही चुकी हूं, बस देख लो लिखना कैसे। इट इज सेक्रीटेड इट सेक्रीट अ हार्मोन जो कहलाता है थायरोक्सिन, वहां मैंने बताया आपको, विच रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सब का रेगुलेशन करता है। फिर आता है पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ये भी बिल्कुल थायराइड ग्लैंड के पास ही रहता है। 4 इन नंबर होते हैं विच आर एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड, जो कहां पर धसे रहते हैं? थायराइड ग्लैंड में धसे रहते हैं। दे सेक्रीट अ हार्मोन विच इज कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इनसे रिलीज होता है, थायराइड से थायरोक्सिन, पैराथायराइड से कैल्सिटोनिन। रेगुलेट्स द कैल्शियम फॉस्फेट लेवल्स, ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल मेंटेन करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अब अपन बात करते हैं थाइमस की। थाइमस जो है ये भी पेयर्ड है, मतलब 2 होते हैं नंबर में, प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, वहां पे नेजल पैसेज, फिर ओरल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, याद आ गया? वही वाला जो ट्रेकिया है, जो जिसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते थे। इट सेक्रीट्स द हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन विच एक्टिवेट्स इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यून सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज बनाता है किसी भी इंफेक्शन के दौरान आपकी बॉडी में। तो ये थाइमस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इसको मार्क कर लेना। ये नहीं हुआ ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, इंफेक्शन से हमारी बॉडी लड़ नहीं पाएगी। फिर आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है?
जो हमारी किडनीज होती हैं उन किडनीज के ऊपर यहां पे प्रेजेंट होता है, ये यहां पर होता है एड्रीनल ग्लैंड दोनों किडनीज के ऊपर, और क्या करता है, दे आर 2 इन नंबर, लोकेटेड 1 ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के ऊपर ऊपर टॉप पोर्शन पर होता है एड्रीनल ग्लैंड, सेक्रीट्स 2 हार्मोन, एक कहलाता है एड्रेनालिन और दूसरा कहता है कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है एड्रेनालिन और कॉर्टिकॉइड का, हार्मोन आर टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मिनरल बैलेंस। मतलब बेसिकली देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट को, सॉल्ट बैलेंस को कंट्रोल करने वाली 2-3 चीजें ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, एक काम नहीं कर पाया तो दूसरा तो करेगा। तो ये किस किस चीज को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को और ब्रीदिंग रेट को। क्लियर? ओके, नाउ वी कम टू पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से पैनक्रियाटिक जूस भी निकल रहा है जो डाइजेशन में मदद कर रहा है, और दूसरी बात हार्मोन भी सेक्रीट होता है। डुअल काम होते हैं, 2 काम होते हैं, और ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह का होता है, क्योंकि इसके पास एक डक्ट है जो रिलीज करेगी इसका जूस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और उसके बाद इससे रिलीज होते हैं हार्मोन्स भी। कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है पैनक्रियाज? पैनक्रियाज लीफ शेप स्ट्रक्चर जो स्टमक के नीचे बनाया था वो रिलीज करता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन नाम के 2 हार्मोन, प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी। याद आ गया, बताया था, सेक्रीट 2 हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या काम करता है, लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज को, शुगर को ब्लड में कम करता है, और बढ़ाता कौन है, ग्लूकागॉन, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज। सिंपल, इजी है। पैनक्रियाज इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन पार्ट जो है वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। मैं इस चीज को यहाँ मिस नहीं करना चाहती, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। 2 हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं, पर जहां जिस चीज की आवश्यकता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझना हो, ये सिर्फ एक नाम है उस जगह का जहां से सेक्रीट होने वाला है इसका हार्मोन और जूसेस। फिर हम आगे बढ़ते हैं टेस्टिस। मेल में जो गोनेड्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले 8th क्लास में, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में गोनेड्स के नाम से। क्लियर? तो टेस्टिस जो है इट इज आउटसाइड द लोअर एब्डोमेन इन द स्कॉटम, और उसका रीजन हमने इस साल हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ा था। क्या होता था, स्कॉटम बॉडी के बाहर क्यों होता है, क्योंकि वहां पर है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या है, स्पर्म विच रिक्वायर्स ऑप्टिमम टेम्परेचर लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, जिसको टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम चाहिए होता है, इसीलिए ये बॉडी से बाहर है। दे सेक्रीट मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज कराते हैं जो कहलाते हैं टेस्टोस्टेरोन। और जब ये मेल सेक्स हार्मोन है तो मतलब ये मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, जैसे क्या क्या, मुस्टैचेस, बियर्ड एंड वॉइस जो होती है, जो चेंजेस ये बॉडी में आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ये काम किसने किया, टेस्टिस ने किया। द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज टू रेगुलेट मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, आई टोल्ड यू, मुस्टैचेस, बियर्ड एंड वॉइस। समझ गए? अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं, ओवरीज की। फीमेल्स में जो ओवरीज होती हैं उनके 2 काम होते हैं, एक तो वो एग रिलीज करती है, ओवम रिलीज करती है, और दूसरा वो हार्मोन रिलीज करती हैं। और हार्मोन्स भी वो 2 टाइप के रिलीज करती है, ओवरीज 2 होती हैं, याद है ना, डायग्राम अपन ने बनाया था, तो 2 होती हैं, 2 हार्मोन रिलीज करती हैं, एक कहलाता है ईस्ट्रोजन, दूसरा कहलाता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। देखो, ओवरीज इन फीमेल प्रेजेंट इन दी लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में ये थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इसके नीचे लोअर एब्डोमिनल कैविटी, वहां पर प्रेजेंट होती है ओवरीज। दे सेक्रीट 2 फीमेल सेक्स हार्मोन, वो मैंने आपको बताया, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का फंक्शन होता है रेगुलेट करना डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल्स में जो है, आवाज का श्रिल होना, बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। ठीक है, sex organs and secondary sexual characters such as mammary glands, soft skin, hair pattern, feminine voice, जो shrill voice है वो इसी की वजह से है। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो भाई प्रोजेस्टेरॉन को मैंने आपको बताया वो कहलाता है प्रेगनेंसी हार्मोन, मतलब ये कंट्रोल करता है हमारे यूटरस की एक्टिविटीज, मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल करता है, राइट। हार्मोन इज टू कंट्रोल द यूटरस चेंजेस, यूटरस में होने वाले चेंजेस, वो जो थिकनिंग होती थी यूटरस की लाइनिंग में, सो दैट इट कैन रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग ओवर देयर एंड लेट इट ग्रो, इट गेट्स इम्प्लांट ओवर देयर। ये सारे काम करने के लिए यूट्रस को तैयार करने वाला जो है वो है प्रोजेस्टेरॉन। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इट आल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लियर? ऑल राइट। विद दिस
the quick revision for this topic is done. And before going, I would like to tell you, Magnet Brains ने आप लोगों की सुविधा के लिए सभी वीडियोस को प्रॉपरली सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज अरेंज कराया है, अवेलेबल कराया है हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। और यही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स नाम से अवेलेबल हमारी जो ऐप है, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, उस पर भी ये सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं सीक्वेंस में, ताकि आपको अपने सिलेबस की, अपने कोर्स की पढ़ाई करने में कोई भी परेशानी ना आए। आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com। तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा जहां पर आपको एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज को। जब आप टॉप कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट का जो क्लास है, जो सब्जेक्ट है, वो चूज करने का ऑप्शन दिखेगा। उसे चूज करने के बाद आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होगा जहां पर अलग अलग टीचर्स से अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको दिख जाएगा कहां पर हमको सिलेक्ट करना है, वॉच नाउ पर। जैसे ही आप वॉच नाउ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होगा, उन टीचर और उन सब्जेक्ट वाइज जो विंडो है वो ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, जो वीडियोस है वो सीक्वेंस में चैप्टर वाइज अरेंज्ड मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक करिए, आपके सामने ऐसे वीडियो जो है वो रन होने लगेगा। दैट्स इट। सो इसके अलावा आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, जो भी आपके आसपास में बच्चे हैं, उन सब से ये शेयर करना है क्या कि मैग्नेट ब्रेन्स ने, वी हैव मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, है ना, फॉर दी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इसको करना है सब्सक्राइब। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ये बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म रहेगा उन बच्चों के लिए जो कि हैं कहां से, हिंदी मीडियम से, राइट? ओके। And you already know that we at Magnet Brains provide you with the 100% free education platform. हम वो जो एजुकेशन है उसको हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं। आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक जरूर से करना है, और करना है चैनल को सब्सक्राइब बहुत नेसेसरीली, और शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स, सिबलिंग्स के साथ, सारे एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ, so that the quality of education can be better for you and for all of them. Right? Thank you.